इस पे अगर मैं बोलता हूँ कि क्रिएट, जैसे मैंने पहले ही बना रखी है, वो हिस्ट्री में से आ गई, चलो यही देख लेते हैं। मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखना है वो बता देता हूँ। ये देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट है अपना, इसको F11 से होता है शायद। ओके। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा इसमें। ओके, क्रिएट Azure DevOps YAML pipeline to build and create React artifact। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हमें सही से लिखना है। ठीक है, आपको इवन एज्योर पाइपलाइन में जाके ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यस मोहम्मद। हाँ सर, इसके स्टक हो गया है शायद, किसी और का हुआ है। स्क्रीन स्टक हुआ है किसी का? आई यू एबल टू, मैं रीशेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। स्टॉप शेयरिंग एंड स्टार्ट अगेन। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है, ओके हाँ, परफेक्ट। सो मेरा इशू है शायद कुछ, तो ठीक है, मैं देख अच्छा, लेता हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या यामल की जो पाइपलाइन बनाते हैं उसमें को पायलट सब कुछ करके देगा आपको। तो इसलिए वो टेंशन मत लेना कि यार ये कोड में कैसे लिखना है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट सही से लिखना है। जैसे मैंने इसको बोला है, क्रिएट एज्योर डेवऑप्स YAML पाइपलाइन टू बिल्ड, हमें बिल्ड करना है आर्टिफैक्ट को, या जो रिपो है उसको, एंड क्रिएट अ रिएक्ट आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे नोड जेएस का आर्टिफैक्ट मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन नोड जेएस प्लेटफॉर्म पे चलती है। ठीक है, तो हमने इसको बोला है कि आप बिल्ड करो और आप इसको रिएक्ट एप्लीकेशन का आर्टिफैक्ट बना देना। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट हमने लिखा तो इसने पूरा कोड ही बना के दे दिया। तो इसने यहाँ पे देखो सर्टनली ये ऐसा करके लिखा एज्योर डेवऑप्स पाइपलाइन। अब देखो यहाँ पे इसने पूरी पाइपलाइन बना के दे दी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है, सिंपल, और ये पाइपलाइन चलेगी। तो देखो सबसे पहला तो हमारी यामल में क्या होगा, आपको अगर यामल में पूछता है कोई फॉर्मेट पूछेगा, आपको हैंड्स ऑन कोई नहीं पूछेगा कि यार तुम पाइपलाइन ही बना के पूरी बता दो हमें ताकि हम तुमको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होना वहाँ पे। पूछेगा कॉन्सेप्चुअल कि ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर में कितने तरीके के ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ट्रिगर कैसे, जैसे मेन ब्रांच तो ब्रांच का नाम दे सकते हैं, मल्टीपल ब्रांच का नाम दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे ट्रिगर कॉलन, उसके बाद में डैश, और मेन अगर मेन पे चलाना है मेन पे ही एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप YAML पाइपलाइन में कोई से भी हो, चाहे वो डॉट नेट कोर हो, XYZ जो भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी चलाना है तो ट्रिगर तो होगा ना वो। तो ट्रिगर सब में कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि ट्रिगर सभी पाइपलाइन में होगा, मीन्स सारी बिल्ड पाइपलाइन होगी उसमें ट्रिगर होगा, किसी ना किसी चीज़ पे ट्रिगर करेगा वो डेफिनेटली। ठीक है, तो ट्रिगर हमें डिक्लेयर करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद में पूल, तो ये एजेंट, ये पाइपलाइन किसी न किसी पे चलेगी, तो हमें उसमें ये बताना है कि ये एजेंट होगा। तो एजेंट कौन सा लेना है, हमें उबुंटू लेना है। कोई अगर एप्लीकेशन होती है उसमें रिक्वायरमेंट ही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो विंडोज़ पे ही चलना है, तो फिर विंडोज़ लेना है। तो उसमें क्या करना है कि ये कॉलन सिंगल कोट के अंदर हमें उसका नाम देना है। तो उबुंटू लेटेस्ट और विंडोज़ लेटेस्ट ये दो कर लो, बस यही है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। स्पेसिफिक वर्जन तभी आएगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई कि वो पर्टिकुलर वर्जन पे ही चलने वाली है, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा वर्जन लेना है या क्या, वो भी सिंटेक्स मिल जाएंगे सारे कुछ। लेकिन 99.9% उबुंटू लेटेस्ट विंडोज डेस्क लेटेस्ट, बस यही है। ठीक है, तो ये VM इमेज ये फॉर्मेट आपका पक्का हो गया, ये रट लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप्स आएगा ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से चेंज है, बस ये वाला चेंज है। तो इसमें क्या होगा, जैसे नोड जेएस एप्लीकेशन है,
ठीक है, तो इसने सब कुछ बना दिया है, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। ओके, इतना ही आपका थोड़ा सा रहेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो यहां तक क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट कि पूल सेलेक्ट करना है और वर्चुअल मशीन देना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ स्टेप, तो ये 3 स्टेप आप पक्का कर लो कि YAML लिखेंगे, उसमें कोई भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या स्टेप्स होती है, एक्सप्लेन करो, हाउ वुड यू राइट YAML फाइल, राइट। सो सबसे पहले हम ट्रिगर डिक्लेयर करेंगे, उसमें पूल देंगे, पूल में ये ऑप्शंस हैं, ट्रिगर में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। हम मेन ब्रांच पे लेंगे, जो भी ब्रांच नेम पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेप्स लिखेंगे। अच्छा, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्लियर है आपको? अब पता है कि नहीं, वो जो मैंने पावर पॉइंट पे बताया था, वो भी साथ में ओपन कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, क्योंकि पाइपलाइन का 50% वेटेज है। तो मैं आपको रिवाइज करा लेता हूँ क्विकली। किधर गया? जस्ट ओके। ओके ये हमने पढ़ा था ना कि ट्रिगर कितने तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ पे YAML में ट्रिगर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रिगर हम मेन ब्रांच पे इसको रन कर रहे हैं, तो दूसरे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो इंटरव्यूअर ये पूछेगा, तो हम मैनुअल ट्रिगर लिखेंगे तो नन लिख देंगे वहाँ पे, तो मैनुअल ट्रिगर हो जाएगा। मेन ब्रांच में अगर कुछ हो रहा है तो पुश टू एनी रिपोजिटरी, अगर वो रिपोजिटरी में कुछ नया पुश हो रहा है तो वो मेन ब्रांच पे ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा, ठीक है। हम इसके अलावा शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको, कि पर्टिकुलर डे पे शेड्यूल हो जाए, कि एक दिन चलना ही है वो, तो वो वाला हो सकता है। या फिर किसी और बिल्ड पाइपलाइन के थ्रू हो, कि एक पाइपलाइन जब फिनिश हो जाए तो ये ट्रिगर हो जाए। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं ट्रिगर में, ठीक है। फिर आपकी जो स्टेज है, ठीक है, स्टेजेस बनती है इसमें, तो हमने यहाँ देखो कोई स्टेज नहीं बनाई है, डायरेक्ट स्टेप्स पे आ गया, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैं आपको और बता देता हूँ कि स्टेज के अंदर आपके स्टेप्स जो होती है वो इस तरीके से होती है। लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, learn.microsoft.com पे जाएंगे। ये सारा कुछ मैंने उससे ही लिया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है इसमें। जस्ट लेट मी। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो आप अगर पाइपलाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यूअर को, तो वो ये समझ जाएगा कि आपने पाइपलाइन पे काम किया है। ओके, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ देखेंगे कि किसके अंदर क्या होता है, स्टेजेस होती है, ठीक है। स्टेज के अंदर आपका क्या होगा, जॉब्स होंगे, ठीक है, स्टेप्स होंगी, और उसके अंदर टास्क होगी। इसको ही एक्सप्लोर करना हमें। तो स्टेज का नाम रख सकते हैं, तो यहाँ नाम रखा है देखो, बिल्ड स्टेज हो गई, टेस्ट स्टेज हो गई, डिप्ले होगी। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टेज बनाएंगे तो ही काम चलेगा, डायरेक्ट स्टेप भी बना सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ देखो बिल्ड स्टेज है इस पे, तो इसमें क्या हो गया, बिल्ड स्टेज बनाई हमने, इसके अंदर जॉब बन गया, ठीक है। जब ये ध्यान रखना है कि एजेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब कोई जॉब चलाना हो, ठीक है। तो जॉब ऐसी चीज है जो कि एजेंट के बिना नहीं चलेगी। अगर को वो ऐसा कोई जॉब है जिसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस जैसे कि डिले करना है हमें, तो ये जॉब लिखेंगे तो इसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि उसको पोस्ट देना है दोनों जॉब के बीच में, ये जैसे एक बिल्ड अपने स्टेज है, तो ये फर्स्ट जॉब चल रहा है, फिर ये दूसरा जॉब है जो कि इसके फिनिश होने पे होगा, और ये तीसरा जॉब है, ठीक है, इस तरीके से। तो जॉब जब चलेगा तो उसके लिए एजेंट के साथ में उसको बाउंड करना होता है, ठीक है। फिर आ गए हम यहाँ पे, और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टेज होती है सबसे पहले,
स्टेज के अंदर जॉब्स होते हैं, जॉब्स के अंदर स्टेप्स होती है और स्टेप्स के अंदर टास्क होंगी। ओके, ये बस इतना से ही रटना आपको यमल में। अगर आप जैसे कि सबसे पहले हमने ट्रिगर रट लिया, ट्रिगर क्या होता है, फिर हमने पूल समझ लिया, पूल क्या होता है, वो एजेंट को एलोकेट करेगा, ठीक है, और उसमें उबुंटू लेटेस्ट या विंडोज लेटेस्ट होगा। फिर हमारी क्या होगी, स्टेप्स, नॉर्मल पाइपलाइन में स्टेप्स होंगी। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टेज होगी, स्टेज के अंदर जॉब होगा, बस इतना सा रटना है आपको। जॉब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स लिख सकते हैं, और स्टेप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टास्क लिख सकते हैं, या फिर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना सा रटना है तो आपको पाइपलाइन आ गई। ओके, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोड अगर आपने बोला है कि मैंने नोड जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है, तो उसकी तैयारी कर लेना कि उसमें क्या क्या स्टेप होती है ना। अगर आपने बोला है कि मैंने डॉट नेट कोर पे किया है, तो उसकी एक पाइपलाइन को पूरी याद मेमोराइज ही कर लेना क्या क्या स्टेप है, सिंपल। बस आपका पाइपलाइन का काम खत्म, कोई भी आपको मैन्युअली वेरीफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेज, जॉब, स्टेप्स, टास्क या स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हायरार्की हो गई, हायरार्की समझ लेना अच्छे से। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो अब क्या होगा, जब जॉब होगा तो यहाँ पे देखो, ये जॉब जो होता है वो एजेंट के साथ में बाउंड होता है, ठीक है। हर जॉब के लिए, मतलब ये सारा जो पैकेज है ये जॉब के साथ में चलता है। मतलब मेरे पास में अगर जॉब 1 है तो इसके लिए एजेंट मैं असाइन कर सकता हूँ, जॉब 2 है तो उसके लिए मैं एजेंट असाइन करता हूँ। लेकिन हर स्टेप्स के लिए अलग अलग एजेंट असाइन नहीं कर सकता हूँ मैं। जैसे ये एक एजेंट असाइन हो गया तो ये सारी स्टेप उसी एजेंट पे चलेगी। लेकिन जॉब के लिए अलग अलग सकता हूँ, या A1 कर सकता हूँ या A2 कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ये एजेंट ये एक जॉब रन कर रहा है, ठीक है, तो उसके एक अंदर क्या होगा, स्टेप्स होंगे। तो हम जो हायरार्की सीख रहे हैं, सबसे पहला है स्टेज, उसके अंदर जॉब, उसके अंदर स्टेप्स, और उसके अंदर टास्क, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेप्स तक आ गए हम लोग, स्टेज को समझ लिया, जॉब को समझ लिया, स्टेप्स को समझ लिया, और अभी टास्क और स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर स्टेप के अंदर किस टाइप की टास्क हो सकती है, या तो कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं हम, या कोई टास्क रन कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टास्क होगी तो वो कोई पर्टिकुलर टास्क जो हमारी टास्क पाइपलाइन से दिखती है वैसी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आइए, इसको हम F11 कर देते हैं और डेवऑप्स भी खोल देते हैं। आप में से ऐसा कोई बंदा है जिसको पाइथन आता है? एनीवन? नो? यू कैन रेज योर हैंड में भी अगर पाइथन किसी को आता है। ओके, ऑल राइट। देखते हैं किसी में पाइपलाइन बनी हुई है क्या है। शायद इस वाले में, चलो नहीं भी बनी होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा वैसे भी। तो यहाँ से क्रिएट पाइपलाइन करते हैं, ठीक है। रिपो मांगेगा, कोई रिपो नहीं है इसमें, अच्छा रिपो ही नहीं बनाई हमने, ठीक है। लेट्स सी अनदर प्रोजेक्ट। चलो, इसमें कोई रिपो बनी हुई है डॉट नेट की, इसमें कुछ पाइपलाइन भी बनी हुई है हमारे पास। इसी को एडिट कर लेता है। देखो यहाँ पे जो हमारी टास्क है ना, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें अलग अलग टास्क मिल जाएंगी। जो भी, जैसे डॉट नेट कोर का हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ट्रिगर हमारा सेम है,
कोई भी नहीं है, हमें लिख के देगा ऑटोमेटिकली। वैसे भी यहाँ पे हम जो भी पूल सेलेक्ट करना है, या तो उबुंटू या विंडोज़, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल्स के अंदर हो जाएंगे वो। और फिर यहाँ से स्टेप्स, तो यहाँ तक तो सारा कुछ सेम ही चलेगा सब में। ठीक है, जो स्टेप्स होंगी उसमें हमें काम करना है बस। तो डॉट नेट कोर में आप देखेंगे तो ये डॉट नेट कोर वाला जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये अगर मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि क्या करना है मुझे। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है। ठीक है, अब उसमें मुझे ये बिल्ड करना है ना, इस तरीके से। तो मैं अलग अलग टास्क कर पाऊंगा इसमें। ठीक है, पार्ट टू द प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ लिख के देगा वैसे YAML में, लेकिन मैन्युअली आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोर की कमांड ढूंढनी है हमें, डॉट नेट कोर से रिलेटेड ये कमांड है, यू डॉट नेट कोर, है ना। ये बिल्ड वाली कमांड इसने यूज़ की है, ये स्क्रिप्ट करके, ये देखो स्क्रिप्ट चलाई है इसने। इस तरीके से आपकी पाइपलाइन के अंदर होगा। ओके, तो ये हम यहाँ सीख रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट है तो स्टेप के अंदर स्क्रिप्ट होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने ये दिखाया, स्टेप्स के अंदर स्क्रिप्ट हो सकती है हमारी। तो इसने स्क्रिप्ट की है, और स्क्रिप्ट के अंदर इसने ये बताया है कि डॉट नेट स्पेस बिल्ड कमांड चलानी है हमें। तो जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं ना, डॉट नेट स्पेस बिल्ड, वो यहाँ चला रहे हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कमांड को फायर कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये देखो स्क्रिप्ट हो सकती है, टास्क हो सकती है, ये दो ही चीज हो सकती है। और अगर कोई जॉब है जिसमें कि हमें स्क्रिप्ट चलानी है, लेकिन उसमें कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं, या उसमें किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कंपाइलेशन नहीं हो रहा कि जिसमें फाइल के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि xyz.com या ऐसा कुछ एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें डायरेक्टली हम जॉब लिख सकते हैं। बस यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। फिर आप ये पूरी पाइपलाइन, ये चीज़ समझ लेंगे तो आपका पूरा पाइपलाइन आ गया। क्या होता है, ट्रिगर होता है। ट्रिगर के बाद में हम डेफिनेटली वो एजेंट पूल हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल पूल हो सकता है, तो पूल का सिलेक्शन का हो जाएगा। उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स हैं वो। ठीक है, यही। तो ये पहली स्टेप पाइपलाइन, दूसरा पूल, तीसरा अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है लोकली वो। उसके बाद में आपकी स्टेज चालू हो जाएगी। तो स्टेज, बहुत सारी पाइपलाइन जो सिंगुलर पाइपलाइन होती है, जो सिंपल पाइपलाइन होती है, उसमें यूज़ ही नहीं होती। सीधा क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं स्टेप। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज पाइपलाइन है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू होना है काम, तो फिर उसमें हम स्टेजेस यूज़ करेंगे। उसके अंदर स्टेज बनेगी, स्टेज के अंदर जॉब बनेगा, जॉब के अंदर स्टेप बनेगी। अदरवाइज सिंपली स्टेप पे ही काम होगा। स्टेप होंगे और स्टेप के अंदर टास्क होंगे, ये लेवल है बस। ठीक है, फिर आगे की स्लाइड में कुछ है क्या, बस दैट्स इट। ये है आपकी पाइपलाइन। तो ब्रीफली आप पाइपलाइन को इस तरीके से समझना है हमें। लेट्स गो बैक। और इंटरव्यू में आपको ये सब, मतलब इस तरीके से नहीं कि हाँ आप कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता विजुअलाइज करके, राइट। तो आपको सिर्फ ये रखना है, राइट हैंड साइड में जो टास्क्स हैं वो विजिबल होती है, वहाँ से हम यहाँ पे कर्सर ले जाके कोई भी टास्क को पिक कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये ऐड किया, ये देखो टास्क आ गई। सेटिंग, या सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, वो सब कमांड यहाँ पे आ गई। देखो मुझे कुछ भी याद नहीं रखना है। बिल्ड, पैक करना है, पब्लिश करना है, रिस्टोर करना है, रन करना है, टेस्ट करना है, या कोई कस्टम कमांड फायर करनी है, तो वो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको रन बोल देता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, तो ये रन हो गया। देखो यहाँ पे कमांड क्या है, कुछ भी नहीं है, रन किया इसने, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉट नेट कोर CLI, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जो हम यहाँ से पिक करके भी लिख सकते हैं, मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली क्यों करेंगे जब हमारे पास में इतना बढ़िया ये है। तो यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी कमांड चलानी है उसको लेना है, और यहाँ ऐड करना है, ये ऐड कर लेगा कोड आपका YAML में। ये सबसे आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं रोक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पैरेलल, वो जो पैरेलल उसका जो प्रोसेस है, वो अभी उसने होल्ड पे रखा है, तो वो आपका नहीं हो रहा। बाकी आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रन नहीं किया तो, क्योंकि रन करने के जब भी आपको हायर भी करेगा तो सामने वाला 10-15 दिन देगा आपको, यू नो तो आप ज्वाइन करेंगे जब तक, तो आराम से 15 डेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे पेड भी लेना पड़े तो भी एक बार कंफर्म हो गया तो काम हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ओके, तो ये हमने समझ लिया। फिर हमारे को पायलट पे चलते हैं। तो देखो, कोई भी पाइपलाइन बनानी है उसको आप लिखो सही से प्रॉम्प्ट कि मुझे ये पाइपलाइन बनानी है और आर्टिफैक्ट जनरेट करना है। बस इतना लिखना आना चाहिए को पायलट में, बाकी को पायलट संभालेगा आपका। ओके, तो यामल में आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप्स ये लास्ट वाली है, ज़्यादातर में स्टेप्स से लिखनी है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, फिर टास्क होती है उसके अंदर, जो टास्क कहाँ से, राइट हैंड साइड में जो टास्क है, जैसे ये एक एक टास्क पिक करके कि कौन सा वर्जन, तो यहाँ पे नोड टूल करके टास्क होती है। ठीक है, उससे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये अपना नोड नोड वाली, तो ये देखो नोड टूल सेलेक्ट करना है, ये वाली टास्क है वो। ठीक है, वैसे उसने लिख के दिए, हम डॉट नेट में हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट बस यहाँ पे ये क्या है, ये ऐड करी, और ये देखो नोड टूल 8 इनपुट, कौन सा नोड यूज़ करना है वो लिखना है। यहाँ पे 18 कर रहे हैं, जो आपका डेवलपर बोल रहा है कि हम 18 यूज़ करें तो 18 लिखना है यहाँ पे। दैट्स इट, ये नोड सिलेक्शन हो गया आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमने क्या किया, स्टेप्स लिखी, इसके अंदर नोड टूल कौन सा एजेंट पे यूज़ होगा। ठीक है, डिस्प्ले नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसने यहाँ पे 14 यूज़ किया है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा कुछ, तो ये ब्लॉक हो गया। एक ब्लॉक ये याद हो गया कि सबसे पहले, जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, आपने लिखा है कि मैंने तो रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है मुझे एक्सप्लेन करो उसकी पाइपलाइन में क्या करोगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि ठीक है हम ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने के बाद में उसका पूल यूज़ करेंगे। ठीक है, एजेंट का जो भी पूल होगा हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हम स्टेप्स लिखेंगे, तो स्टेप्स के अंदर हम एक टास्क बनाएंगे, उस टास्क में हम नोड टूल को इंस्टॉल करेंगे एजेंट पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजेंट पे नोड टूल को इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम npm इंस्टॉल कमांड चलाएंगे, जो आप मैन्युअली चलाते हो बेसिकली। अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाता है आपका डेवलपर और उसको वो कंपाइल करना चाहता है तो npm कम इंस्टॉल कमांड चलाता है। वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर चला रहे हैं ब्लॉक के अंदर। तो आप स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर npm इंस्टॉल कमांड चला रहे हैं। और स्क्रिप्ट ब्लॉक आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, स्क्रिप्ट। ठीक है, बेस स्क्रिप्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, या CLI या कमांड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कमांड लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो आपने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा, उसके अंदर npm इंस्टॉल चलाया, दैट्स इट, आपका हो गया यहाँ पे। और ये डिस्प्ले नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, इंस्टॉल ये तो खाली दिखाने के लिए, कमांड तो यही है बस, दैट्स इट। फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिख ली इसने कि npm रन बिल्ड। ठीक है, और उसका डिस्प्ले नेम ये दे दिया। तो npm रन बिल्ड इतना सा याद करना है, npm इंस्टॉल इतना सा याद करना है कि सबसे पहले आपने नोड टूल को इंस्टॉल किया, उसके बाद में आप npm इंस्टॉल स्क्रिप्ट चलाई, उसके बाद में npm रन स्क्रिप्ट चलाई। इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना कि ये क्या करती है, अगर एक्सप्लेनेशन कोई पूछ लेता है आपको इंटरव्यूअर तो ये। ठीक है, फिर हमने कॉपी फाइल कमांड चलाई, कॉपी फाइल्स भी आपको मिल जाएगी यहाँ से, कॉपी कॉपी फाइल्स ये वाली कमांड। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ कर्सर ले जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सोर्स फोल्डर पूछेगा, टारगेट फोल्डर पूछेगा, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो ये हमारा को पायलट ने पूरा समझाया हुआ है कि बिल्ड फोल्डर के अंदर हमने, क्योंकि हमने कंपाइल किया, बिल्ड कमांड चलाई, तो वो बिल्ड फोल्डर के अंदर बिल्ड बन गया। बिल्ड के अंदर स्टार स्टार का मतलब कि सारा कुछ जो भी कंटेंट है वो हमें कॉपी करना है। ठीक है, और कहाँ कॉपी करना, टारगेट फोल्डर के अंदर। टारगेट फोल्डर कौन सा है, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है अपना। ठीक है, उसको, ये जैसे बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसको कॉपी करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाओ, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, एज़्योर पाइपलाइन के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड वेरिएबल, चलो देख लेते हैं। इसको जूम करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल बता देगा। बिल्ड डॉट क्लीन एजेंट वेरिएबल कौन से, बिल्ड वेरिएबल कौन से, पाइपलाइन वेरिएबल कौन से, ये सारे वेरिएबल्स हैं। बस इसमें से कुछ वेरिएबल्स अपने काम आते हैं। तो हमारा कौन सा था, कंट्रोल F करते हैं,
और build artifact staging. Okay, YAML pipeline, you can reference predefined variable as environment variable. For example, build artifact staging directory becomes a variable. ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कहाँ, ये वाला जैसे वेरिएबल है। अब जैसे बिल्ड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो ये वाला बहुत कॉमन है, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग। ये करेगा क्या, ये क्या होता है, लोकल पाथ ऑन द एजेंट। जो हमारा एजेंट है, जिसपे हमारी टास्क चल रही है, जिसपे हमने बिल्ड किया है, उसका लोकल पाथ है। वेयर एनी आर्टिफैक्ट आर कॉपीड टू बिफोर बीइंग पुश्ड टू देयर डेस्टिनेशन। तो ये जो हमारा लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट को हम बिल्ड करके अगर कॉपी करेंगे और उसको पुश करने के लिए यानी पब्लिश करने के लिए करेंगे, वो लोकेशन है। तो ये एक वेरिएबल याद रखना है हमें कि बिल्ड डॉट, लेकिन ये सब कुछ करके दे रहा है हमें, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, और ये बिल्ड, ठीक है। तो कॉपी बिल्ड आर्टिफैक्ट, ठीक है, इस लोकेशन से हमें कॉपी करना है, फिर पब्लिश करना है। पब्लिश, पार्ट टू पब्लिश, बिल्ड आर्टिफैक्ट ये वाला और बिल्ड, ठीक है, और ये आपका पब्लिश हो जाएगा। और ये आपके टास्क का नाम है, और ये हमारे आर्टिफैक्ट का नाम है। मीन्स जो आर्टिफैक्ट हमें दिखेगा हमारी रिलीज पाइपलाइन के अंदर, ये उस नेम को डिस्प्ले कर रहा है। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया जैसे कि इसका। अच्छा देखो, को पायलट इतना ब्यूटीफुल है कि ये पूरा यामल लिख के दे रहा है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको यामल लिख दिया और समझने में दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, YAML ट्रिगर मेन, दिस ट्रिगर द पाइपलाइन ऑन कमिट टू द मेन ब्रांच। क्या करेगा ये, मेन ब्रांच पे जब भी आप कुछ कमिट करेंगे तो ये ट्रिगर करेगा पुल। ये हो गया, स्पेसिफाइज द यूज ऑफ द लेटेस्ट उबुंटू वर्चुअल मशीन इमेज टू फॉर बिल्ट। तो ये पुल हो गया, ठीक है। स्टेप्स, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इंस्टॉल नोड जेएस, तो ये वाला काम क्या करेगा, ये वाली टास्क नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, अगली स्टेप। तो ये हो गया इंटरव्यू की प्रिपरेशन। यहाँ से क्या किया, तीसरे टास्क, ठीक है। इंस्टॉल डिपेंडेंसी, एनपीएम इंस्टॉल क्या करेगा, इंस्टॉल द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज स्पेसिफाइड इन द पैकेज डॉट जेसोन। ये पैकेज डॉट जेसोन होती है वो इसकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी लिखी होगी, तो ये कमांड क्या करेगा, इसमें से रीड करेगा और इंस्टॉल कर देगा उस एजेंट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बिल्ड रिएक्ट ऐप। ओके, रिएक्ट ऐप को बिल्ड करनी है, तो npm रन बिल्ड कमांड होती है, उसको रन करना। रन्स द बिल्ड स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। नाइस एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा क्या ही समझना हमें इंटरव्यू में, इससे ज़्यादा बोलना ही क्या है। फिर क्या है, कॉपी बिल्ड आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये कॉपी फाइल्स वाला कमांड चलाएंगे, मीन्स ये वाली टास्क चलाएंगे, और वो क्या करेगी, ये बिल्ड के अंदर स्टार स्टार जितने भी कंटेंट है, उसको इस लोकेशन पे रख लेगा, ताकि हम यहाँ से पिक कर सकें उसको पब्लिश करने के लिए, ठीक है। कॉपी बिल्ड आर्टिफैक्ट, ये हो गया। ये क्या करेगा, कॉपीज द बिल्ड आर्टिफैक्ट्स प्रोडक्शन बिल्ड फाइल्स टू आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, सिंपल। फिर हमें क्या करना है, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट। पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट करके कमांड होता है या टास्क होती है बेसिकली, उसको हमें चलाना है, और वो क्या करेगा, यहाँ से बिल्ड आर्टिफैक्ट को पिक करेगा और उस आर्टिफैक्ट का नाम चेंज करेगा रिएक्ट डैश ऐप में, ठीक है। और यही बस काम है, बस कितनी काम है, यहाँ से पिक करेगा, इसको नाम ये दे देगा, दैट्स इट, आर्टिफैक्ट नेम, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, पब्लिशेस द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी एज बिल्ड आर्टिफैक्ट नेम रिएक्ट ऐप, दैट्स इट। ये हो गया आपका। तो ये पूरी पाइपलाइन बना के दे दी। अब इसी तरीके से मैंने एक सर्च किया था, सेकंड, क्रिएट एज्योर डेवऑप्स YAML पाइपलाइन टू बिल्ड एंड क्रिएट .NET कोर ऐप आर्टिफैक्ट। पूरी पाइपलाइन, पूरा ही YAML फाइल बना के दे देता है ये। तो YAML फाइल देखो, इसमें क्या हुआ, वो का वो चीज़ है, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है। ट्रिगर होता है, पूल होता है, और हमारे .NET कोर वाले केस में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन फाइल को ये नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे डॉलर करके सॉल्यूशन लिखना होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ हुआ है, देखो .NET को पब्लिश,
ये देखो यहाँ डॉलर सॉल्यूशन यूज किया है ना हमने, रीस्टोर सॉल्यूशन, ठीक है, ये कमांड चलाई हमने, और यहाँ पे डॉलर सॉल्यूशन, तो हम कहाँ रेफर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन वेरिएबल हमने बनाया है इसको ब्रिंग इन कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन बनाया है तो उसको ब्रिंग इन या उसको कॉल करने का तरीका यह है कि डॉलर और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम देना है। मैं अगर बिल्ड प्लेटफॉर्म दूंगा तो बिल्ड प्लेटफॉर्म आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली भी लिख लेता हूँ यहाँ पे तो भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने वेरिएबल में डाल के उसको यहाँ फेच किया बस, और कुछ नहीं किया। तो अब यहाँ देखते हैं वेरिएबल बनाए कौन कौन से, एक तो सॉल्यूशन का बना दिया है, एक बिल्ड प्लेटफॉर्म का बना दिया है, और एक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। तो हम रिलीज और डीबग दो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे डॉट नेट कोर में। तो हमने रिलीज वाले का प्रोडक्शन में काम आता है इसलिए रिलीज यहाँ पे लिया है। CPU टाइप x86 और 64 वाला होता है, तो यहाँ पे हमने NE CPU ले लिया है। और यहाँ पे जो हमारी सॉल्यूशन फाइल होती है डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में उसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी पाइपलाइन बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो स्टेप्स आ गई, स्टेप्स सारे पाइपलाइन में आती है, जितनी भी बिल्ड पाइपलाइन होती है उसमें स्टेप्स यूज करनी है, ठीक है। तो इसमें पहली टास्क क्या बनाई हमने, यूज डॉट नेट कोर। जैसे हमने वहां पे नोड टूल इंस्टॉल किया था, यहाँ पे हमने बोला है कि तुम यूज करो डॉट नेट कोर को। ओके, फिर पैकेज टाइप एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बन जाएगा, कौन सा वर्जन यूज करना है, यहाँ पे डॉट नेट कोर का वर्जन जो भी वो प्रोजेक्ट का वर्जन है वो मेंशन करना है। फिर क्या करना है, न्यू गेट टूल को इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड है, उसको उससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी टास्क यहाँ से मिल जाएगी आपको, न्यू गेट, ठीक है, न्यू गेट टूल इंस्टॉलर, ये वाली टास्क है बेसिकली, ठीक है। बस कुछ नहीं, ये इसको इंस्टॉल करेगी और कुछ नहीं है। देखो ऐड करो, ये हो गई टास्क आपकी, यहाँ पे स्पेसिफाई करो वर्जन और ये इंस्टॉल हो गया। कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है, सिंपली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये हो गया आपका, न्यू गेट टूल इंस्टॉल कर लिया। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि मैंने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, वो बोलेगा चलो मैं एक्सप्लेन मी द बिल्ड पाइपलाइन, हाउ यू क्रिएटेड अ बिल्ड पाइपलाइन। चलो यही पूछेगा ना, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा वो, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वरी कि वो कौन सी क्लास होती है, फिर वो सब कुछ नहीं पूछने वाला है। आपको पाइपलाइन के बारे में पूछेगा, रिपोज के बारे में पूछ लेगा, गिट के बारे में पूछ लेगा, गिटहब के बारे में पूछ लेगा, है ना। इसके इसके अलावा आपको और कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो पाइपलाइन के बारे में पूछेगा तो आपको ये देखना है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टेप किया कि सबसे पहले हम डॉट नेट को हम डॉट नेट कोर को इंस्टॉल करेंगे एजेंट पे, उसका वर्जन डिफाइन करेंगे, फिर न्यू गेट को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बिल्ड कमांड को चलाएंगे, ठीक है, जो डॉट नेट कोर CLI से चलेगी, ठीक है, ये बिल्ड हो जाएगी, वो चलेगी हमारी प्रोजेक्ट फाइल पे, ठीक है। अब जैसे ये इसने प्रोजेक्ट डायरेक्टली लिखा है स्टार स्टार स्लैश स्टार एंड CS प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे चाहता तो ये वेरिएबल भी बना सकता था इसका, ठीक है, लेकिन इसने डायरेक्ट लिखा है। इस तरीके से हम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट, ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला आर्ग्यूमेंट पास कर लेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से दे देंगे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम क्या करेंगे, डॉट नेट कोर CLI चलाएंगे नेक्स्ट। तो बिल्ड के बाद में हम पब्लिश कमांड चलाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि हम बिल्ड करेंगे उसको, उसके बाद में पब्लिश करेंगे, तो आपकी कितनी स्टेप हुई, पहला स्टेप हुआ हम डॉट नेट कोर का यूज़ करेंगे, न्यू गेट को इंस्टॉल करेंगे, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप बिल्ड करेंगे, फोर्थ स्टेप हम पब्लिश करेंगे, फिफ्थ स्टेप उसका हम पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने पब्लिश कमांड चलाना है, यहाँ पे पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट चलाना है, और वो पब्लिश हो जाएगा। वही जो हमारी एक ही लोकेशन है, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, जहाँ से हम पिक कर सकते हैं बस, और उसका हम नाम दे देंगे, तो ये आर्टिफैक्ट का नाम हो गया। जो भी चाहिए नाम तो आप मैन्युअली दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से दिया हुआ है, देखो जो भी आप को पायलट में पूछेंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है वो, कि ये ट्रिगर करेगा, ये यूज़ करेगा, कि क्या यूज़ कर रहे हैं आप, कौन सी VM यूज़ कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स है, डिफाइन द सॉल्यूशन फाइल, बिल्ड प्लेटफॉर्म एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इंस्टॉल, यहाँ डॉट नेट SDK इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ क्या कर रहा है, इंश्योर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ न्यू गेट इज इंस्टॉल्ड ऑन द एजेंट, है ना, एजेंट पे हम ये कर देंगे। फिर क्या है, न्यू गेट रीस्टोर कमांड चलाएंगे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन पे चलती है तो हम सॉल्यूशन पास कर लेंगे यहाँ पे,
ठीक है, रीस्टोर्स द न्यू गेट पैकेज फॉर योर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बिल्ड कमांड चलाएंगे, तो बिल्ड द प्रोजेक्ट इन द सॉल्यूशन विद द स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो इसको आप चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई स्पेसिफाई किया है उसको ले सकते हैं। ठीक है, पब्लिश चलाएंगे, तो पब्लिश में क्या होगा, पब्लिशेस द वेब प्रोजेक्ट आउटपुट इट टू द आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी एंड जिप्स द आउटपुट। ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे जिप आफ्टर पब्लिश लिखा हुआ है, इसलिए ये जिप कर रहा है। ठीक है, और पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट, तो ये पब्लिश चलाएगा, पब्लिशेस द कंटेंट ऑफ द आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी इज बिल्ड आर्टिफैक्ट नेम, ये वाले में। तो जिप करने के बाद में ये इस वाले फॉर्मेट में यहाँ रख के, ताकि हम रिलीज पाइपलाइन में इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पाइपलाइन। ओके, इसको बस याद करिए, इंटरव्यू को ही टारगेट करना है, प्रोजेक्ट्स को टारगेट करोगे तो काफी लंबा काम हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यू को टारगेट करिए कि इंटरव्यू में मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे स्ट्रेटेजी। जैसे कल हमारा जो मॉक वाला इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पढ़ना। यस योगेश्वर। सर फिर प्रोजेक्ट कैसे बताने का? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं बताना पड़ता है इंटरव्यू में, आपको प्रोजेक्ट नहीं पूछेगा कोई भी, आपको कॉन्सेप्ट पूछेंगे वो। टेक्निकल इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछेंगे कि पाइपलाइन ही बना बना के दिखा दो, राइट। वो ये पूछेंगे कि आपको ये आता है तो आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको और कोई सर भी वो अभी काम किया, आपने जैसा बताया कि मैंने इस पर काम किया, उस पर काम किया, आपने बताने का, हाँ, तो करेक्ट। वो बताया आपने, तो हाँ हमने अगर बताया तो वो पूछेंगे ना कि बताओ कौन से प्रोजेक्ट पर पाइपलाइन बनाई, हाँ, ऐसा तो आप कुछ। कैसे, देखो पहली बात तो आप उसको पाइपलाइन दिखा नहीं सकते। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आपने किसी कंपनी के लिए काम किया, तो आप क्या स्क्रीन शेयर करके थोड़ी ना दिखा सकते हैं कि इस कंपनी के लिए मैंने ये पाइपलाइन बनाई, राइट। आप किसी भी कंपनी का कंटेंट नहीं दिखा, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो वो आपको ये नहीं बोल सकते कि आपने उस कंपनी के लिए, जैसे एचडीएफसी के बैंक के लिए काम किया, उस बैंक की पाइपलाइन बता दो, राइट। तो आप नहीं बता सकते उसकी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो आप लोग ये नहीं बता सकते, आप ये बता सकते हैं कि मैंने पाइपलाइन कैसे बनाई, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि मैं चलो आपको एचडीएफसी के सर्वर पे ले जाता हूँ, एक्सपोज कर देता हूँ उसकी आईपी वाईपी, आप देख लो वहां पे जाके। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यूअर को ये पता है कि आपने अगर पाइपलाइन बनाई है, तो आपको इसका आइडिया होगा ना। जब आप बोल रहे हैं कि मैंने बिल्ड कमांड चलाई है और उसके बाद में मैंने पब्लिश किया है, कौन सी कमांड क्या काम कर रही है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको उससे मतलब नहीं है क्या कौन से वाले सर्वर पे आपने काम किया या कौन से पे नहीं किया, या कौन से क्लाइंट को हैंडल किया। उसको ये जानना है कि आपको आता है या नहीं आता है, क्या आप उसके बारे में बोल पाते हैं। देखो, जो बोलता है वही चलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ के इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, आगे जाके फंस जाते हैं। ऐसे भी होते हैं कई लोग, लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि वो एक्सप्लेन करना जानते हैं, वो अपने आप को कम्युनिकेट, मतलब कि वो बोल पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बोलने में एक्सपर्ट नहीं होते, काम आता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना है कि ऐसा नहीं हो कि आप पाइपलाइन बना पाए। ठीक है, आपने चलो 4 बार ये पाइपलाइन बना दी, ठीक है, जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको पूछा कि चलो समझाओ ये पाइपलाइन, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या स्टेप किए आपने। तो क्या फायदा इसी पाइपलाइन को 4 बार बनाने का, जब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो इंटरव्यू क्रैक करना है, तो अभी आप इस पे फोकस करें। पाइपलाइन तो बन जाएगी, आप एक बार फेल हो जाएंगे, कितनी बार फेल हो जाएंगे। चलो अगर कोई पाइपलाइन आपने लाइसेंस भी ले लिया, चलो जो भी, अगर आपका नहीं हो रहा है पेड वर्जन भी ले लिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया इंटरव्यू में, चलो 10 दिन के लिए आपने स्पेंड भी कर दिया उस पर, तो आपको दुखेगा नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी लर्न अबाउट इट। एंड इफ यू विल फेल, लेट से अगर हमने एक बार पाइपलाइन नहीं बनी, कोई एरर आई, तो उसको डीबग कर सकते हैं ना हम लोग, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, है ना। तो वो वरी अभी मत रखिए। ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, वैसा नहीं करना है हमें। ठीक है, पहले नहीं सिलेक्शन ऐसा होना। नहीं
है ना? एक कैसा नहीं एग्जैक्टली क्या होगा तो होता क्या मालूम है क्या? हम्म, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो जो भी हम्म। चीजें आप मतलब पढ़ते हैं ना तो वो इजीली आपको समझ में आती है। लेकिन अभी हमारे अभी पास फॉर चॉइस नहीं है मैं ना। एक चीज हाँ नहीं हम्म। एग्जैक्टली मैं वही चीज बता रहा था। हुआ क्या फॉर एग्जांपल अपने स्टडी कर लिया राइट। और स्टडी किया इन द सेंस रट्टा मार लिया। स्टडी मीन्स वही हो फाइनल है। बट आपको प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन करना है तो जब आप सामने जाओगे तो उसको इजीली समझ में आएगा इसने रट्टा मार के आया है। हम सर सॉरी, अपनी कैन यू लैंग्वेज में रिपीट? बता मेरा सकते हैं इंटरनेट फिर। का कुछ इशू है। सर अगर नहीं प्रैक्टिकल किया है तो हम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं उसको एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। मैंने ये स्टडी और किया इन है। अब जहाँ तक के मैंने देखा है इंटरव्यूअर्स जो भी होते हैं वो तुम्हारे ओन आंसर होता है तुम्हारी जो ओन लैंग्वेज होती है तुम्हारा जो तरीका रहता है बताने का ओन उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना कि हाँ, लेकिन इससे डॉक्यूमेंटेड चीजों को। नहीं, देखो, आप कैसे बता लेंगे इसको? मुझे बताओ, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपने बनाया है ये वाली ट्रिगर, सर ये वाली सर अगर अगर पाइपलाइन आपने बनाई? हम्म। सर अगर हमने अगर वो पहले आपने बताया था ना गेट पर कैसे पुश करने का वो रिपोजिटरी पर हम्म। प्रोजेक्ट, तो हम्म। अगर हमने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया तो वो समझ में ही नहीं आएगा पहले से ये क्या हो रहा है। एक गेट कमांड डालो ऐड डॉट कमांड डालो उसमें। तो वो तो आपको उसके बाद स्टॉप ही नहीं कर रहा है ना। देखो, हाँ, योगेश्वर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पाइपलाइन की वजह से पूरी तैयारी को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। समझे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरा हैंड्स ऑन मत करिए, सारे सारे थ्योरेटिकल करके मत बैठिए। आपकी किसी की अगर पाइपलाइन नहीं चल रही है तो उस पाइपलाइन के लिए आप इंटरव्यू से भागिए मत। मेरा ये कहना है, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि देखो, आपकी पाइपलाइन को छोड़ के सब कुछ चल रहा है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन को ड्रॉप मत करिए कि बिकॉज माई पाइपलाइन विल वर्क एंड देन ओनली आई विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। फिर वो एक्सक्यूज तो बहुत लंबा हो जाना है, फिर वो 6 महीने तक जॉब भी नहीं लगनी है आपकी। उसका रीजन ये है कि आपको दूसरे में तैयारी करिए ना। आपको चलो पाइपलाइन में आपको लग रहा है कि नहीं, पाइपलाइन तो चलेगी तभी मैं सीखूंगा, नहीं तो सीखूंगा ही नहीं, तो ठीक है, छोड़ दो उसको 1 महीने के लिए, दूसरा तो प्रिपेयर करो। एक्सेप्ट द पाइपलाइन, यू हैव सो मेनी थिंग्स ना नहीं विच। एग्जैक्ट यस वैसे मैं अभी तक मैंने डेवऑप्स सब कुछ चीजें स्टडी नहीं किया जो भी कर रहा हूँ फिलहाल तो Azure 104 के लिए ही कर रहा हूँ। राइट। तो राइट हाँ तो उसमें ऑलमोस्ट मैंने वर्चुअल मशीन तो कंप्लीट कर लिया इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग ऑल द जो भी रिलेटेड इश्यूज वगैरह आते हैं उसमें वो राइट। सारी चीज़ें मैंने देखी है related to the VM not getting board, disk space issues. Another one is same yeah, same network. One VM not connected to another VMs, RDP issues. This ये सारी चीजें मैंने करके देख ली है अभी तक के। तो देखो, अभी आपने इतनी चीजें बोली ना, अभी आप जब इंटरव्यू देंगे तो मैं राइट जैसे मैं अभी रोज के कम से कम 10 इंटरव्यूज ले रहा हूँ अभी, डेटा इंजीनियरिंग के राइट पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। राइट इसलिए मैंने पूछा था कि पाइथन किसी को आता है क्या। अगर किसी को डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो मींस अभी बहुत सही टाइम है। अगर आज अगर रिज्यूमे देते हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो डेटा इंजीनियरिंग के अभी इंटरव्यूज ले रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मेरे पास में मिलते हैं मुझे 30 मिनट, एक बंदे को इवेल्यूएट करने के मुझे 30 मिनट मिलते हैं। इससे ज़्यादा राइट टाइम मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मुझे दिन के 10 से 20 इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। ओके, तो मेरा एक टाइम लिमिटेशन हो गया। मुझे उस 30 मिनट में उसको पता लगाना है कि ये बंदा कर पाएगा कि नहीं, और उसमें मुझे डिसीजन लेके आगे बताना है। ओके, तो हर इंटरव्यूअर की यही सिचुएशन होगी। वो पूरे दिन फ्री थोड़ी ना बैठा आपको इवेल्यूएट करते बैठा रहेगा। उसके पास में 10 सीवीज आ रहे हैं, 10 उसको इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, उसके 10 काम और पड़े होंगे, उसके चक्कर में वो फ्री नहीं बैठा है। कोई भी जो टेक्निकल बंदा होगा, जो टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो राइट सर ठीक है, वो 30 मिनट में आपको इवेल्यूट करने का उसको चांस मिलेगा। उसको पूरा दिन कोई नहीं कंपनी देने वाली कि भैया तुझे पूरे दिन की सैलरी देंगे और तू उसको इवेल्यूट कर। किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको वो 30 मिनट में उसको इम्प्रेस करना है। तो आपको क्या लगता है कि आप प्रैक्टिकल उसको करके दिखाने वाला है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। तो आपको वो क्या इवेल्यूट करेगा? वो इवेल्यूट करेगा कि आपको एज्योर की पाइपलाइन के बारे में पता है, उसका जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता है, आपने उसको सही से एक्सप्लेन किया है, आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर है, आप उससे बात कर पा रहे हैं, आप उससे डर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सब कुछ इवेल्यूट करेगा वो ये नहीं इवेल्यूट करेंगे कि वो सिलेक्शन के बाद में आप कैसे परफॉर्म कर लेंगे। उसको उससे कोई लेना देना नहीं है।
आप एक बार अंदर गए, देखो एंट्री मेन चीज होती है कि हमारी एंट्री होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। मेहनत तो हम कर ही लेंगे, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन कोई इवेल्यूएट कर लेगा और किक आउट कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो डर आपको रखना ही नहीं है। आपको अच्छा प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे 6-7 दिन आपको सेटल होने के लिए दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी में गए और वो पहले ही दिन दौड़ा देगा, बना दे सारी पाइपलाइन आज ही, ऐसा नहीं होगा। उसमें वो ये होगा कि आप उस कंपनी में जाएंगे, वहाँ के रूल्स समझेंगे, रेगुलेशन समझेंगे, सारा कुछ उसका प्रोसेस समझेंगे कि हमारी ये है। फिर वो आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टेटमेंट, क्योंकि आप एकदम सीनियर लेवल पे तो हो नहीं रहे हैं कि आपको एकदम बर्डन आ जाएगा। आप होंगे एवरेज लेवल पे, मिडिल लेवल पे होंगे, या फिर आप जूनियर लेवल पे एंट्री होगी। तो वो एंट्री लेवल के बंदे को ऐसे हरासमेंट नहीं स्टार्ट कर देते हैं डे 1 से, वो धीरे धीरे आपको सेटल इन होने देंगे। तब तक आपके पास टाइम है, आप बनाइए पाइपलाइन, घर पे टेस्ट कर लीजिए 10 पाइपलाइन बना के। एक दिन में आप अगर 2 दिन भी बैठेंगे ना वीकेंड पे, तो 5-7 पाइपलाइन बना के ये को पायलट की मदद से आप रख सकते हैं। वो टेंशन मत लीजिए, मेरा मेरा सजेशन मानिए, आप हैंड्स ऑन के सब पीछे मत दौड़िए। आप यस, टेल मी। कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, मिस कर जाए पर एटलीस्ट कुछ उसमें से मेन आपकी वॉइस कट रही है आई बिलीव। देता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका मैं मानता हूँ। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो फिर उस केस में आप ये करिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी का ड्रॉप आउट पाइपलाइन नहीं चल रहा उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने अकाउंट बना रखा, आपका कोई इश्यू नहीं आ रहा, रन करके देखिए। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा पाइपलाइन। हमारे पास में बहुत सारा स्टफ है बोलने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने एक पाइपलाइन कवर की है कि चलो ये पाइपलाइन कैसे बनेगी, ठीक है। फिर हम जैसे कि रिलीज पाइपलाइन के बारे में पूछेगा, वो आपने पाइपलाइन बनाई है तो रिलीज पाइपलाइन क्या होती है उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ओके। फिर आपको एज्योर बोर्ड के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। तो आपका जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके बारे में जब पूछेगा, आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। आपको अपना इंटरव्यू में स्टार्ट ये करना है अपना इंट्रोडक्शन के साथ में कि मैंने ये चीज़ पे काम किया है। जैसे आपने उसको पहले ही बोल दिया या आपने रिज्यूमे में भी लिख दिया कि मैंने एज्योर की पाइपलाइंस बनाई हैं, बिल्ड पाइपलाइन बनाई है, रिलीज पाइपलाइन बनाई है, मैंने नोड जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है, मैंने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है। ये सारा अगर आप बोल देंगे तो बहुत सारी चीज़ तो आपकी कवर हो जाएगी उसी में, ठीक है। फिर वो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वो बोलेगा चलो बिल्ड पाइपलाइन बनाई तो एक्सप्लेन करो कि आपने नोड जेएस की किस। वो आपको ऐसा कोई हाइपोथेटिकल नहीं डालेगा, वो आपके एक्सपोजर के हिसाब से पूछेगा, ओके। जैसे मैं अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूँ उसमें सीक्वल, पाइथन एंड गिट पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में 30 मिनट होते हैं। तो कोई अगर बंदा बोल देता है कि सर मुझे गिट नहीं आता है, तो मैं उस पर गिट पे सवाल नहीं पूछता हूँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको गिट नहीं आता। क्या पॉइंट है पूछने का, उसको क्यों ट्रैक करूंगा मैं सीधा से नोट करूंगा कि चलो इसको गिट नहीं आता है। या अगर कोई बंदा बोल देता है कि मुझे थ्योरेटिकल गिट आता है लेकिन मैंने हैंड्स ऑन नहीं किया, तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, चलो मुझे एक्सप्लेन करो कि गिट को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको कैसे हम गिट पे डिप्लॉय करेंगे या गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्टेप्स उसको समझानी है। तो उसमें उसको ये बोलना पड़ता है कि मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा, उसमें प्रोजेक्ट में मैं वीएस कोड में ओपन करूंगा या सीएमडी पे ओपन करूंगा, उसमें मैं गिट को इनिशियलाइज करूंगा। उसके बाद में मैं गिट का उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो करूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं गिट कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ करूंगा, लाइक यूज़र नेम हो गया, ये सारा कुछ सेट करूंगा। उसके बाद में मैं उस गिट को ऐड करूंगा स्टेजिंग पे। गिट ऐड कमांड होती है उसके थ्रू, एंड आगे डॉट लगाएंगे तो सब कुछ ऐड हो जाएगा। गिट इग्नोर फाइल को ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं उसको कमिट करूंगा, कोड लिखूंगा और कमिट करूंगा, वो कमिट हो जाएगा। तो उसके बाद में मैं उसकी ओरिजिन डायरेक्टरी जो हमारी गिट रिपोजिटरी उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर उस पर मैं पुश करूंगा कोड को। तो ये हो गया इंटरव्यू में पूरा। अब मैं उसको ये तो नहीं पूछ रहा तू एग्जैक्टली बता मुझे कमांड कि कैसे लिखेगा, वो नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि मैं उसको 4 चीजें पूछने वाला हूँ। उसको मैं सीक्वल पूछ रहा हूँ, उसको पाइथन पूछ रहा हूँ, उसको गिट पूछ रहा हूँ। अगर मैं एक एक चीज उससे वेरीफाई करता रहा तो मेरे को आधा दिन लग जाएगा उसमें, तो क्योंकि वो हर एक चीज बनाएगा, वो स्क्रीन शेयर करेगा, तो इतना लंबा नहीं होता है। तो इंटरव्यू 30 मिनट होगा,
30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है 3 राउंड हो जाए, 2 राउंड हो जाए। पूछेंगे आपको स्टेप्स ही। तो जैसे अभी गिट का मैंने आपको बताया कि गिट में आपको कैसे बोलना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है कि चलो आपको सिनेरियो दे दिया, इंटरव्यूअर ने आपको बोल दिया कि मुझे बताओ कि आपने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय किया। तो हमारे कंपनी में ऐसे होता था, आपको ऐसा बताना है कि हमारा ये हम ये जो प्रोसेस थे वो फॉलो करते थे। कोई भी प्रोसेस सही और गलत नहीं होता है, प्रोसेस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो कंपनी बोलती है उस हिसाब से काम करेंगे ना। हो सकता है उनका प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग हो। आपने मान लो गिटहब से डिप्लॉय किया होगा या पाइपलाइन बनाई होगी, हो सकता है उनका एज्योर रिपो यूज़ कर रहे होंगे या उनका कोई और रिपोजिटरी सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप इंटरव्यू क्रॉस कर लें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही रखना। एमबीबीएस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम के लिए क्या है, देखो सब कुछ है आपके पास में। आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, आप वीनेट बना सकते हैं, आप एज्योर पे जो रिसोर्स बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। पाइपलाइन में भी आपको पाइपलाइन को रन करने के अलावा सब कुछ बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। खाली रन नहीं कर पा रहे, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके पीछे आप वेट मत करो कि रन होगी तभी मैं प्रिपेयर करूँ, वो एटीट्यूड मत रखो। बाकी सब पे प्रिपरेशन जारी रखो आप, कि रिलीज पाइपलाइन बनानी है, रिलीज पाइपलाइन कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या होते हैं ऑप्शंस, वो देखना है। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छे से है इसमें माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे कि एज़्योर डेवऑप्स, ठीक है। अभी जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैं पूछता हूँ, चलो आप मेरे पास इंटरव्यू दिया है, मैंने यही पूछ लिया कि एज़्योर डेवऑप्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आपको सब कुछ आता है, पाइपलाइन बनाना आता है, आपने ये किया वो किया, दुनिया भर का काम किया आपने, लेकिन आपको ये डिफाइन नहीं करना है कि एज़्योर डेवऑप्स क्या होता है। तो ये एक बेसिक ही फेलियर हो जाएगा, समझे आप। तो सर जैसे कि सर वो या आसपास वो पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाँ वो पूछ सकते हैं आपको। जैसे मैं बेसिक देखो, इंटरव्यूअर जो है ना उसको आप ये मत मानो कि वो कोई जीनियस बंदा बैठा होगा राइट। वो भी कोई नॉर्मल मिडिल सीनियर लेवल का बंदा होगा, और उसको इंटरव्यू के क्वेश्चन वो कहाँ से ढूंढेगा, वो इंटरनेट से ही ढूंढेगा, वो नहीं बनाने वाला है बैठ के, कोई भी मतलब इतना सर फ्री नहीं। बेसिक से बेसिक कौन सा भी क्वेश्चन वो उठा के वो पूछ सकता है? हाँ व्हाट वही इज क्लाउड, पूछेगा। वो भी पूछ सकता है। हाँ देखो आप बोल रहे हैं कि मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, ठीक है, या मैंने क्लाउड पे काम किया, या मैंने एज्योर पे काम किया, तो वो चलो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, एज्योर क्या होता है बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने विंडोज़ कंप्यूटर पे काम किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या होता है विंडोज, एक्सप्लेन करो, है ना। तो जैसे आप बोलेंगे मैंने एज्योर डेवऑप्स पे काम किया है, तो ठीक है, एज्योर डेवऑप्स क्या करता है एक्सप्लेन करो, तो आपको फिर बोलना आना चाहिए ना, वहाँ पे आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई यूँ नहीं पूछ रहा है कि नहीं खोल के दिखाओ, वो यूँ नहीं कह रहा कि आप कैसे नेविगेट करोगे, आप कैसे क्या करोगे, वो सब नहीं। आता है अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में वो काम नहीं आना है। इंटरव्यू में इतना टाइम ही नहीं है आपके पास, 30 मिनट का तो स्लॉट होगा, उसको आगे भी कैंडिडेट देखने हैं ना वापस, उसको 1-2 दिन में 20 कैंडिडेट देखने होंगे। तो आपको अपने आप को इम्प्रेसिव, अपने आप को स्टैंड आउट करना है, आपको अपने आप को अलग से दिखाना है कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं बोल सकता हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, इंजीनियर्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो कंप्यूटर फील्ड में हम जो लोग जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे सालों बर्बाद हो जाते हैं, हम खाली उसमें टेक्निकलिटी में ही फंसे रह जाते हैं। तो वो आप मत रखना। काफ़ी लोग टेक्निकली जीनियस होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन में ज़ीरो होते हैं, और वो नीचे वहीं घूमते रहते हैं, नीचे वाले जॉब में ही घूमते रहते हो, क्योंकि वो टेक्निकली जीनियस है, आपको कोई ऊपर ही नहीं उठने देगा, बोल ही नहीं पा रहे हैं। कंपनी में भी जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, अगर आप इफ़ यू कैनॉट कम्युनिकेट योर वर्क इफेक्टिवली, नो वन इज गोइंग टू गेट यू अबोव सर्टन लेवल। जो मैनेजमेंट होगा ना वही आपको खा जाएगा, मीन्स वही आपको नीचे ही यूज़ करता रहेगा। ये मैंने कई लोगों के साथ में प्रैक्टिकली देखा, मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में, ठीक है। और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि अगर इफ़ यू आर इफेक्टिव, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर लॉयल, एंड इफ़ यू कैनॉट कम्युनिकेट, बस आप ये सोच लो कि 4th ग्रेड के कर्मचारी बन के रह जाओगे आप लाइफ टाइम, बिकॉज यू कैनॉट कम्युनिकेट एंड नो वन विल लिसन यू। इफ़ यू कैनॉट स्पीक, फिनिश, करते रहो,
काम बस लाइफ टाइम। भाई आप जैसे प्रमोट होंगे तो कैसे प्रमोट होंगे, आप बोलेंगे ना, आप दिखाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है, एक सिंपल टैगलाइन होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आपने आपको शोकेस ही नहीं कर पाओगे तो कौन लेगा आपको हायर सैलरी पे, विल टेक यू। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही लेती है। वो डिग्री विग्री नहीं देखती है कि आईआईटी से निकला है कि किधर से, उसको उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये लेना देना है कि हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजफुल फॉर देयर कंपनी। आजकल क्वालिफिकेशन का कोई वो नहीं बचा है कि इसके पास में एमसीए है तो ये ज़्यादा प्रेफर हो या बीसीए वाला थोड़ा कम प्रेफर है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स गॉन, वो टाइम नहीं है अभी। वो ये देखते हैं कि आप इफेक्टिवली कितना अच्छे से अपना जो काम किया है वो प्रेजेंट कर पाते हैं। बिकॉज आगे उनको क्या होता है ना कि वो आपको क्लाइंट देंगे, क्योंकि वो पाइपलाइन बना के अपने घर पे तो रखेगा नहीं, उसका भी आगे क्लाइंट होगा ना। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो क्लाइंट तो छोड़ के भाग जाएगा, वो बोलेगा तुम्हारा इंजीनियर ही सही नहीं है। राइट, उनको भी अपनी कंपनी चलानी है ना, तो उन लोग को ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला बंदा चाहिए। भले ही आप गलत भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन बोल तो पा रहा है ना बंदा, कन्विंस कर पा रहा है। ये एक सेल्समैन की तरह ही है ट्रेट। जैसे सेल्समैन होते हैं वो हमेशा ईमानदारी से नहीं बोलते, लेकिन वो बोल पाते हैं, इसलिए वो सेल कर पाते हैं। हर चीज़ में वो जो बोल रहे हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कई बार ज़्यादा ही बोल लेते हैं, लेकिन क्योंकि बोल तो पा रहे हैं ना, एटलीस्ट दे आर एबल टू Sir, कम्युनिकेट। your voice is lagging. सॉरी, यू सेइंग समथिंग Your voice योगेश? is lagging. हाँ, थोड़ा मेरा Your स्लो हो voice गया is है। lagging. ओके 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 ओके, ऑल राइट। सो वो इंटरनेट इशू होगा, आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। सो आई होप माई नाउ वॉइस और ऑडियो इज ओके। ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है, आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करो। अभी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मेरा एडवाइस लेना आप, जो भी कोर क्वेश्चंस बन सकते हैं और अपने आप को जो एक्सप्रेस करने वाला जो काम है उस पर तैयारी करो। जैसे कि जैसे मोहम्मद ने बताया कि वो वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा है। अगर मैं मोहम्मद का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं, वो जो बोलेगा उसी पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। वो बोलेगा मैं वर्चुअल मशीन पे काम किया तो मैं वर्चुअल मशीन पे क्वेश्चन पूछूंगा। देन ही हैज टू बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कि उसने क्या काम किया है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मैं नहीं चेक करूंगा कि चलो जाके दिखाओ तुम झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, वो नहीं होने वाला है। आई एम गोइंग टू आस्क हिम द क्वेश्चंस और द नॉलेज ही हैज एक्वायर्ड। अगर उसने बोला है कि मैंने ये वाला काम किया है तो मैं उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछने वाला हूँ कि चलो मुझे और एक्सप्लेन करो। यू नो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं बना के ही दिखा दो मुझे वर्चुअल मशीन पूरा और पूरा वी नेटिव बना के दिखा दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा रिलेवेंट टू हिज नॉलेज एंड द आइडिया दैट ही कैन एक्सप्रेस। ओके, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है अपना, तो इसमें किस किस तरीके के रूल बना सकते हैं, इनबाउंड रूल बना, पोर्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है ना? तो ये सारी चीज़ पूछूंगा मैं। ऐसे नहीं बोलूंगा चलो हैंड्स ऑन ही करके दिखा दो यार, बना के दिखा दो, मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ तो ऐसा नहीं होगा। सो आपको ये माइंड सेट रखना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तैयारी करनी है। आप इवन आई सजेस्ट सम ऑफ द पीपल इफ दे हैव हेजिटेशन इन कम्युनिकेटिंग देयर नॉलेज, या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी पॉइंट्स बनाने हैं उसमें अगर इशू आ रहा है, एक नोटपैड पे या पेपर पे बना के रखो कि मुझे इस स्टेप में बात करनी है, मुझे ये सर्विसेज पे बात करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज किसी को एज्योर की आती हो, लेकिन जो सर्विस आती है, जैसे आपने बोला कि मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया, तो वो पूछेगा कि स्टोरेज अकाउंट बनाया है तो वो कौन सा स्टोरेज अकाउंट था, क्या सर्विस उसमें यूज़ की, है ना, कैसे उसमें अपलोड करते थे, कैसे एक्सेस देते थे, है ना, किस किस टाइप के एक्सेस अवेलेबल हैं, किस टाइप की फाइल्स थी। ठीक, फिर जो अपना एक्सेस लेवल है वो बताइए, क्या क्या एक्सेस लेवल अवेलेबल है ना। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में बताइए, तो उसकी सिक्योरिटी, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, रिडंडेंसी, है ना, अगर वर्चुअल मशीन है तो उसका बैकअप लिया कि नहीं, बैकअप लेते थे कि नहीं लेते थे, कैसे लेते थे, अगर लेते थे तो एक्सप्लेन करो। तो वो कोई भी आपको स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट नहीं पूछ रहा है,
दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोसेस। क्योंकि वो तो इतना याद नहीं रहता, कोई स्नैपशॉट तो याद नहीं रहने वाला है कि पूरा नहीं होने वाला है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आरडीपी पे आप कनेक्ट करते थे तो आरडीपी पे कैसे करते थे, एज्योर बास्टियन कैसे कनेक्ट करता है, ठीक है, एसएसएच कैसे कौन से पोर्ट पे काम करता है, चलो यही पूछ लिया कि कौन से पोर्ट पे काम करता है। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमें आइडियली हमें जो 4-5 सर्विसेज, कोर सर्विस हमने जो काम किया है उस पर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए, हमें बताना आना चाहिए कि हमने क्या काम किया। तो एक इमेजिनरी है, आप अगर अगर बनाएंगे तो भी देखो पूरा बना तो सकते ही हैं डेफिनेटली, उसको समझ भी सकते हैं, पूरा आपने थ्योरी भी पढ़ा है, 1 महीना 2 महीना हमने स्टडी किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, जो हमारा रिज्यूमे बोल रहा है कि हमने ये सर्विसेज पे काम किया है, उसी पे ज़्यादा स्टडी करो और बोलो कि हम इस पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने वो जो सर्विस मांग रहा है उस पर काम नहीं किया तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप अपने जिस सर्विस पे काम किया उस पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो वो ये समझ जाएगा कि इसका मतलब आपने ये सर्विस पे काम किया, तो यू कैन वर्क ऑन द अदर सर्विस एज वेल, बिकॉज यू आर एबल टू कम्युनिकेट, क्योंकि आप उसको समझा पा रहे हैं या उसको बता पा रहे हैं या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और उसका ये भी असेसमेंट का ये होता है उसका रूल, कि वो ये देख रहा है कि आपने अगर बोला है मैंने 1.5 ईयर काम किया, तो वो ये इवेल्युएट करता है कि 1.5 ईयर में आपने थ्योरिटिकली या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तो तभी दिखेगा जब आप बोल पाएंगे। आप बोलेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे नहीं मैं हैंड्स ऑन करके बता सकता हूँ, बोल नहीं सकता, तो गए काम से। फिर वो बोलेगा इतना टाइम ही नहीं है भाई, तुम पूरा प्रोजेक्ट ही बना के दिखाओगे, तो इतना तो उसके पास भी टाइम नहीं है ना, तो वो नहीं इफेक्टिवली वो आपको बोलेगा प्रोसेस। जैसे गिट वाला मैंने बताया कि गिट में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि गिट से गिटहब तक का जर्नी बता दो पूरा, तो बताने में उसको 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं उसको बोलूंगा तो बना के दिखा तो आधा दिन ले लेगा वो। राइट, कोई भी बंदा अगर बनाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, पूरे फाइल्स डालेगा, फिर कमिट करके दिखाएगा, तो इतना टाइम तो किसी भी इंटरव्यूअर के पास नहीं होगा। ओके, और बहुत सारा इस वास्ट फील्ड ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सिनेरियो पे क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको क्विकली नेविगेट या आपके थ्रू जाना होता है, और आपके जैसे 10 बंदे उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आपको अपने स्टैंड आउट करने के लिए कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ही आप बहुत सारी चीज़ें बोलें, और जो वो क्वेश्चन कर रहा है उसको इफेक्टिव आंसर कर पाए, बस उसके बेस पे वो मार्क्स देने वाला है आपको। ओके, बिकॉज ही इज गोइंग टू कंपेयर विद अदर पीपल हु आर मे बी टेक्निकली गुड बट नॉट एबल टू स्पीक। अभी जैसे आज मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें एक बंदा 4 साल से पाइथन पे काम कर रहा है। ओके, और उसको मैंने पाइथन की कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा। ओके, और वो उसको इफेक्टिवली बता ही नहीं पाया, वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आया मुझे। तो मैंने कहा 4 साल में इसने किया क्या है, मुझे उसको कोई कोडिंग वोडिंग उसके स्किल देखने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने उसको बोला कि भैया 4 साल तुमने काम किया और तुम मतलब ये बेसिक चीज़ें नहीं समझा पा रहे हो, तो मैं क्या ही सोचूं, कितनी भी बड़ी कुछ भी बनाया उसने, तो बना दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर बना दिया हो, बट इफ़ इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये क्यों यूज़ किया है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपने जैसे आपने बोला कि मैंने 4 साल वर्चुअल मशीन पे ही काम किया, चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर आप उसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि आपने वो वाला जैसे कि वर्चुअल मशीन बनाया है तो उसमें ये सर्विस डाली, जैसे आईएस इंस्टॉल किया, आईएस क्यों इंस्टॉल किया है, वो क्या काम करता है ना, यही आप एक्सप्लेन नहीं कर, आप बोलेंगे नहीं मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, बड़ी बड़ी वेबसाइट चलाई है मैंने लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पे फोकस करो, कि इंटरव्यू में आपको 30 मिनट के अंदर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे आपका नॉलेज को समराइज करके बताना है। आपका जो भी आप 1-2 साल लिखेंगे उसका नॉलेज को जो आपने एक्वायर किया है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपके जो पैरेलल में इंटरव्यू दे रहा है, जो 1-2 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उससे अलग स्टैंड आउट कर पाए आप। तो उस पर फोकस करिए आप। ठीक है, तो वो आपका क्विक पॉइंट होगा या क्विक तरीका होगा किसी कंपनी में अटैच होने का। उसके बाद में तो आप प्रैक्टिकली तो बहुत लाइफ पड़ी है, प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, तो कर पाएंगे आप, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और डेफिनेटली आपका फ्री अकाउंट है, आप उसको जितना प्रैक्टिस करें करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो
दिस इज ब्रीफ अबाउट दिस। हो सकता है मेरा ऑडियो थोड़ा ब्रेक हो रहा हो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो जैसे इसमें बेसिक आप कॉन्सेप्ट क्या बन सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप के बारे में पूछ सकता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ठीक है। टैग्स के बारे में कोई पूछ सकता है, ठीक है, टैग्स क्या होते हैं तो एक्सप्लेन करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिसोर्स के बारे में जो मेन मेन रिसोर्स हैं, जैसे वर्चुअल मशीन के बारे में थोड़ी तैयारी कर लेना, सीक्वल डेटाबेस उसके बारे में थोड़ी तैयारी कर लेना, वेब ऐप के बारे में थोड़ी तैयारी कर लेना, ठीक है। कीवर्ड कैसे काम करती है उसके बारे में तैयारी कर लेना। जैसे कंप्यूटर में जाते हैं तो हमारा मेन यही है वर्चुअल मशीन। जैसे कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है, क्या करती है इसके बारे में थोड़ा अगर यूज़ किया, आपने बता रहे हैं अपना नॉलेज तो ओके। कंटेनर्स के बारे में आप जैसे क्यूबरनेटिस के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्यूबरनेटिस को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्यूबरनेटिस में आपने क्लस्टर पे काम किया। वैसे तो आप बोल सकते हैं कि मैंने काम नहीं किया है, लेकिन अगर मेंशन करते हैं तो वो एक्सप्लेन करना है, नहीं तो नहीं करना है, बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यूबरनेटिस पे सीक्वल डेटाबेस पे काम किया था, सीक्वल डेटाबेस क्या क्या होती है, ठीक है। डेवऑप्स के बारे में आपको है ही है, डेवऑप्स आपने यूज़ किया है। तो सर्विसेज इतनी है, सारी सर्विसेज कोई जानता नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट ऑल द सर्विसेज। ओनली जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं वो सर्विसेज पे आपको फोकस करना है, और सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ऑल सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि कॉस्ट कैसे मैनेज होती है वो देखना है, ठीक है। कॉस्ट एनालिटिक्स का ये थोड़ा सा, क्योंकि उनको कंसर्न होता है, अगर वो आपको एज्योर एडमिन की तरह ले रहे हैं तो बिलिंग के बेस पे इस तरीके से आपको पूछेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो क्वेश्चन बन सकता है। एंटर आईडी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, एंटर आईडी यूज़र ग्रुप उनके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ना। फंडामेंटल, स्केल आउट, स्केल इन, वो सारा कुछ आपको देखना है एक बार, फंडामेंटल क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इतना डीप भी नहीं जाना है कि आप एक की तैयारी के पीछे ही काफ़ी लंबा टाइम लग जाए, थोड़ा थोड़ा रोज पड़े, ठीक है, देखते जाएं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, ओके। फिर आपको मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ाया था, मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, ये जो स्कोप होते हैं अलग अलग, इनके बारे में है ना। मैनेजमेंट ग्रुप को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह तैयारी करें तो इसके बारे में पढ़ लेना, ओके। और डेवऑप्स तो बहुत ही ईजी है, डेवऑप्स में आपको 4 आइटम में पढ़ने हैं पूरे, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादातर पाइपलाइन या उसके अराउंड ही बनने हैं, तो उतना टेंशन नहीं। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सर का कॉन्फ़िगरेशन। सर तो यस दोनों शुभम। रोल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या सर, एडमिन और डेवऑप्स? हाँ तो ये देखो, अगर आप बोलते हैं कि जैसे उनको डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए तो वो डेवऑप्स के लिए करेंगे, लेकिन आपका एज्योर का नॉलेज उसमें काम आएगा, अच्छा, और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन अजूर अजूर एडमिन के भी पूछ सकते हैं डेवऑप्स में भी? नहीं, डेवऑप्स में वो एज्योर एडमिन के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे एज्योर का एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किया हुआ है तो वो आपके नॉलेज के बेस पे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। आप बोलेंगे कि मैंने वर्चुअल मशीन बनाया है, तो वो वर्चुअल मशीन के बारे में कुछ पूछ लेगा कि यार ये सही बोल रहा है कि नहीं, देख तो लें एक बार, समझे ना। आप जितना बोलेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने बोला कि मैंने अप्लाई करते हो डेवऑप्स के लिए अप्लाई करने के लिए, फिर एडमिन के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं क्या? हाँ दोनों में कर सकते हो आप, ये ट्रेनिंग का बेनिफिट यही है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे। किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज होता है तो वो अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि अगर किसी को एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है और आप बोलते हैं कि मुझे डेवॉप्स भी आता है, तो वो बोलेगा इस बंदे को लेंगे, ज़्यादा सही है ना, इसको कुछ ज़्यादा आता है, मीन्स इसको एडमिनिस्ट्रेशन तो आता ही है, साथ में इसको डेवॉप्स भी आता है, तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ ज़रूरत होगी तो इसको हम यूज़ कर पाएंगे। देखो कंपनी भी अपना बेनिफिट देखेगी, ओके। अगर कोई डेवॉप्स इंजीनियर को हायर कर रहा है और उसको एज्योर ही नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा है इसे डेवॉप्स इंजीनियर को हायर करने का, क्योंकि वो तो डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, उसको वेब के बारे में पता नहीं है, एज्योर की सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है। तो फिर वो ऐसे ही बंदा ढूंढेंगे जिसको एज्योर के साथ में एज्योर डेवऑप्स आता हो, ओके। तो
इस तरीके से जैसे कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है अपना डेवऑप्स में, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना है ना, कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रोजेक्ट दिखा रहा है ये, है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं या कैसे बनाते हैं वो देख लेना है ना। ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे या टेल मी अबाउट द डेवऑप्स, अगर मैंने पूछ लिया एजियो डेवॉप्स में क्या होता है बताओ, ठीक है, तो आप बोलेंगे उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं एजियो डेवॉप्स में। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अलग 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 हम तरीके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एजाइल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम CMMI प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्क्रम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इतना बोला तो उसको पता चलेगा, ठीक है, कि फिर उसमें हम यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं, अलग अलग यूज़र को। देर आर सम प्री डिफाइंड परमिशंस, वी कैन एड द यूज़र टू दिस परमिशंस। ओके, ग्रुप्स होते हैं उसमें, तो उसमें हम ग्रुप बना सकते हैं, ऑल यूज़र को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे बिलिंग वाला पार्ट तो आपको पता ही है, बिलिंग पे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, पर अगर पूछ लेता है तो बिलिंग, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग को मैनेज कर सकते हैं। ओके, आप ऐसे, तो जैसे ये 1800 मिनट आप जो बोल रहे थे ना, कि इसमें 1800 मिनट फ्री मिलते हैं हमें CI/CD पाइपलाइन में। ओके, और एक सेल्फ होस्टेड CI/CD पाइपलाइन फ्री मिलती है, ठीक है। मतलब आप एक एजेंट अपने लोकल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैरेलल जॉब वाले में वो कॉन्करेंसी का इशू आ रहा है अभी, वो कि आपकी टेम्परेरी इशू है, तो वो जनवरी में सोल्व होगा, तब तक आप देख लेना। फिर लाइसेंसिंग का आप देख सकते हैं, बेसिक यूज़र का 5 लाइसेंस मिलता है आपको, ठीक है। तो ये लाइसेंसिंग का बता दिया है इसमें। स्टेक होल्डर तो आपका फ्री है, ठीक है, ये इस पर कोई कॉस्ट नहीं है। फिर एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल करना है एजियोर डेवऑप्स पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आपको मार्केट प्लेस से एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो। और एक्सटेंशन क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि ये सारे एक्सटेंशंस हैं एजियोर डेवऑप्स के लिए, जहाँ पे जैसे कि अगर किसी कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि उनको एजियोर डेवऑप्स यूज़ करना है और वो जीरा यूज़ कर रहे हैं, तो जीरा का एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उनको डिप्लॉय करना है लेकिन टेराफॉर्म डिप्लॉय करना है, तो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन यहाँ पे करना है, मोस्ट पॉपुलर वन जैसे कि ये टेराफॉर्म का, ठीक है। कई कंपनीज में सोनार क्यूब करके ये टेस्ट सर्वर होता है, ये कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद में जो भी उनका सर्वर एड्रेस है वो पास करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इस तरीके से आपको जो भी एक्सटेंशन करना है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कहाँ से इंस्टॉल होता है, वो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेटिंग्स के अंदर एक्सटेंशंस, और मार्केट प्लेस से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के साथ में कॉन्फ़िगर करना है, तो एंट्रा आईडी के साथ में यहाँ से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिक्योरिटी ओवरव्यू में क्या है, अगर कोई रिस्क या कवरेज है तो वो हम यहाँ से इवेल्यूएट कर सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ के बारे में आप देख लेना, वैसे इतना कोई डीप में पूछेगा नहीं। पॉलिसीज, परमिशंस के बारे में जरूर क्वेश्चन बन सकता है, किस किस टाइप की परमिशन है, तो एक दो परमिशंस आप याद रख लेना। कि प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो प्रोजेक्ट पे जो मेंबर ऑफ दिस एप्लीकेशन ग्रुप कैन परफॉर्म ऑल प्रिविलेज ऑपरेशन ऑन द टीम प्रोजेक्ट कलेक्शन। प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप होता है। ये कुछ बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो बिल्ड से रिलेटेड काम कर पाएगा। बिल्ड सर्विस अकाउंट, अगर कोई बिल्ड से रिलेटेड सर्विस अकाउंट कॉन्फ़िगर करना है तो उसको ये परमिशन दे देंगे, ठीक है। प्रॉक्सी, अगर ग्रुप शुड ओनली इंक्लूड द सर्विस अकाउंट्स, कोई सर्विस अकाउंट को प्रॉक्सी की तरह यूज़ करना है तो वो यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। ये भी सर्विस अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सबके लिए वैलिड यूज़र, ये सबके लिए होता है। तो इस तरीके से कुछ ग्रुप बने हुए हैं और नए ग्रुप भी बना सकते हैं हम, तो ये परमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। यूज़र्स यहाँ से होंगे, यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं, यूज़र परमिशन रिलेटेड। फिर बोर्ड में जो प्रोसेसेस हमने समझे थे, स्क्रम के बारे में थोड़ी तैयारी कर लेना, कि अगर आपको क्वेश्चन बनता है या पूछता है कोई कि एज्योर बोर्ड पे आपने काम किया है तो किस टाइप के प्रोजेक्ट हैंडल किया, तो आप बोल सकते हैं मैंने स्क्रम का प्रोजेक्ट हैंडल किया है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा देख लेना इसमें क्या क्या होता है ना, कि किस किस टाइप के वर्कलॉग आइटम होता है, इपिक होती है, फीचर होता है, इम्पेडिमेंट होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम होता है, और टास्क होती है। ये सारे बैकलॉग लेवल के आइटम्स ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, देखो। टॉप लेवल पे आपका, पोर्टफोलियो लेवल पे आपका इपिक है,
ठीक है। पोर्टफोलियो बैकलॉग लेवल पे आपका एपिक है और फीचर है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट लेवल पे आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, और नीचे जो लास्ट इटरेशन मतलब कि आपकी जो स्क्रम के अंदर जो आपकी स्प्रिंट्स बनने वाली है उसके अंदर ये टास्क है, सबसे नीचे टास्क है, ये ध्यान रखना बस। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहीं मिल रहा है, मतलब मुझे और कोई अलग से बुक नहीं खोलनी पड़ रही, मैं इसी में जा रहा हूँ और इसी में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, माइक्रोसॉफ्ट का ये एक अच्छी चीज़ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से लेवल पे कौन से लेवल पे है। तो अदर वर्क आइटम, ये बग्स और ये इम्पेडिमेंट्स, ये सब समझाया। तो ये अगर मैं यहाँ जाता हूँ ऑल प्रोसेस में, मुझे देखना है कि एजाइल में क्या है, चलो एजाइल में देखते हैं। तो वर्क आइटम टाइप्स इतने हैं, इसमें बैकलॉग लेवल पे क्या है, देखो पोर्टफोलियो लेवल पे इपिक है और फीचर है, रिक्वायरमेंट लेवल पे स्टोरीज होती है, वहाँ पे फीचर था, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम था, यहाँ पे स्टोरीज है, ठीक है। इटरेशन में टास्क सब जगह है, और इसमें आपके बग और इश्यू होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं, एक दो बार देख लेना, इंटरव्यू से पहले थोड़ा समझ लेना कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे, आप अगर बोलते हैं कि मैंने स्क्रम पे काम किया तो स्क्रम वाला थोड़ा देख लेना बोर्ड, ठीक है। फिर स्क्रम में आप ये देख लेना कि स्प्रिंट क्या होती है, वो सब एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, ओके। तो ये देख लेना। फिर आपके पाइपलाइन, तो एजेंट होते हैं इसमें, एजेंट बना सकते हैं हम, एड पूल को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये एज्योर पाइपलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पे रन करता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के एजेंट होते हैं, वो उस पर हमारा, तो ये एजेंट है, ये वाला एजेंट है, इस पर चलेगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताएंगे। तो ये जॉब है, ये एजेंट है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एजेंट को किसी को कुछ परमिशन देनी है वो कर सकते हैं, उसके एनालिटिक्स देख सकते हैं, कंजम्पशन वगैरह कितना हुआ है वो देख सकते हैं यहाँ से। इतना डिटेल में हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बट आप यू कैन गो, जितना डीप में जाना है सब कुछ चल रहा है आपका। फिर आप अलग से एजेंट पूल और बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पूल बनाया था, तो इसमें मैं एजेंट बना सकता हूँ, इसमें एजेंट को ऐड कर सकता हूँ। एजेंट कैसे ऐड करना है, ये स्क्रिप्ट चलानी है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन में जहाँ पे भी आपको एजेंट कॉन्फ़िगर करना है, स्क्रिप्ट चलानी है, वो हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड द एजेंट, ये आपको वहाँ डाउनलोड करना है, और ये स्क्रिप्ट चलानी है जो भी वर्चुअल मशीन पे, और ये वाली कमांड से आपका एजेंट चालू हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके, जैसे विंडोज़ पे है तो ये, मैक ओएस पे है तो ये, लिनक्स पे है तो हम एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारा खुद का, ओके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड वन से भी काम चल जाता है, इससे भी हो जाता है, बट 1800 मिनट्स आर मोर देन इनफ, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर हम चलते हैं पाइपलाइन के अंदर सेटिंग्स। तो कुछ सेटिंग्स है, इतना कोई डिटेल में पूछेगा नहीं 100%, कि बहुत सारी सेटिंग्स है तो याद नहीं रहती है, लेकिन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट पूल्स हैं आपके, अगर आपने अलग अलग डिप्लॉयमेंट पूल बनाए हुए हैं या नहीं बने हैं तो वो बना सकते हैं। अलग अलग जैसे ग्रुप होते हैं ना वर्चुअल मशीन्स के, तो वो ये लॉजिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ मशीन्स, तो अ डिप्लॉयमेंट पूल इज अ लॉजिकल सेट ऑफ टारगेट वर्चुअल मशीन्स। तो अगर क्वेश्चन बन गया कि डिप्लॉयमेंट पूल क्या होता है, एक्सप्लेन करो, तो कुछ नहीं, वो टारगेट वर्चुअल मशीन जिस पे हमें डिप्लॉय करना है उनका हम पूल बनाते हैं, उनको ग्रुपिंग हो जाती है, सिंपल लॉजिकल ग्रुप है, ओके। यहीं से डेफिनेशन बन रही है, यहीं से। ये पैरेलल जॉब्स है आपका, जो कि आपको वन तो ये सेल्फ होस्टेड फ्री देता है, ठीक है, और फ्री टीयर में ये पैरेलल जॉब की लिमिट होती है 1800 मिनट की, यहाँ पे मेंशन की हुई देखो, ओके, इस तरीके से। फिर ओ ओथ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको ऑथेंटिकेशन के लिए अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना, वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर रिपोजिटरीज, रिपोज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, उससे रिलेटेड सेटिंग्स बेसिकली, ओके। और ये आपका स्टोरेज, यहाँ पे आर्टिफैक्ट के बारे में बताएगा कितना स्टोरेज है, अगर कोई बिलिंग के लिए है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सेटिंग्स देख लेना, खास खास ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड आपने बनाया, उसमें विजेट यूज़ किया है कि नहीं किया है ना, वो हो गया। बाकी आपका जैसे कि ये इटरेशन हम बना रहे हैं, इस तरीके से इसकी परमिशंस, टीम्स के बारे में आप बता सकते हैं। तो बोलने को बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। सर्विस कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपका अगर किसी एजियोर अकाउंट के साथ में कनेक्शन बनाना है, तो आप ये सर्विस कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे डोकर रजिस्टर के साथ करना है या कुछ भी है, तो सर्विस कनेक्शन हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर पाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ये सेटिंग्स हैं,
इनके बारे में हालांकि कोई पूछेगा नहीं, टीम कॉन्फ़िगरेशन आई डोंट थिंक। तो ये तो यही बताएगा कि इटरेशन, और ये मतलब बेसिकली बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बोर्ड के प्रोजेक्ट, टीम और गिटहब कनेक्शंस के, गिटहब कनेक्शन तो हमने करके भी देखा था, ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, ऑथेंटिकेट कैसे करना है, एज्योर बोर्ड और गिट का हमने किया था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो हमारा पेज चले जाते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका डेवऑप्स तैयारी कर लो और उसकी तैयारी करो आप एज्योर। तो आप एक डिटर्मिनेशन बना दो और एचआर को ये बता देना, अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एचआर को बता देना कि मेरे रिज्यूमे उसी तरीके से बनाओ। और एचआर को ये भी बताओ कि मुझे ऐसे ही जॉब ला के दो जो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। या अगर आप एज्योर डेवऑप्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो एचआर को बोलो कि उसमें वेटेज ज़्यादा दे, ठीक है। तो वो इजी हो जाएगा। नहीं तो एचआर क्या है कि कॉकटेल बना के रख देगा, वो सब कुछ ला के देते रहेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से आप एचआर से बात करना जब आपका रिज्यूमे बन रहा हो या इससे रिलेटेड, कि मेरा मेन फोकस जैसे कि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पे है, तो फिर उस पर आप तैयारी करो और साथ में एज्योर डेवऑप्स का बैकअप में प्लान रखो। और अगर आपका मेन फोकस एज्योर डेवऑप्स है तो एज्योर डेवऑप्स पे तैयारी करो, जैसे पाइपलाइन हो गया, बोर्ड हो गया, कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, एक्सटेंशंस हो गए, टीम्स बनाना, स्प्रिंट्स बनाना, स्क्रम के बारे में, उस पे फोकस करो। तो जो डोमेन आपका जो मेन डोमेन या जो टारगेट एरिया, उस पे आप फोकस करना। दोनों फोकस करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीवन? सर अभी स्टार्ट हो चुका है क्या फिर इंटरव्यू देना, दे सकते हैं क्या? नहीं, इंटरव्यू तो आप प्रिपेयर करके देना ना, अभी तो मॉक इंटरव्यू होगा आपका। अच्छा, मतलब आर्बोरी लेगा क्या मॉक? नहीं, देखो कल तो मैं लूंगा आपका मॉक इंटरव्यू, कल हमारा सेशन है, पता है ना आपको। हाँ। तो कल आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओ, जो मैंने आज गाइडेंस दी है, आप अपने आप के बारे में बोलने के बारे में प्रैक्टिस करना। तो मेरा मॉक जो इंटरव्यू होगा उसके बाद में शायद एचआर आपका एक कंडक्ट करेगा, या एक आध और अगर हमें करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आप अपने बारे में बोलना, बताना है कि मैंने ये काम किया है। तो मैं आपको जो कल प्रैक्टिस इंटरव्यू करवाने वाला हूँ, उसमें मैं यही एम्फेसिस रहेगा कि आप बताओ अपने बारे में। तो आपको 5 से 7 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि ये बोलूंगा, फिर मैं उस पर क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और आपको पूछूंगा। तो वो आप ये समझना कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जब आप रियलिस्टिक इंटरव्यू आपका आएगा। ओके, तो ये हम प्रैक्टिस इंटरव्यू बोल सकते हैं इसको, जो मॉक इंटरव्यू हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा प्रिपरेशन के लिए है कि जब एक्चुअल इंटरव्यू होगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। यस मोहम्मद। सर रियल मॉक इंटरव्यूज कब से लेने वाले मीन्स, क्योंकि कल का जो सेशन रखा है उसमें मतलब इतने सारे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स है वो सभी तो कवर नहीं हो पाएंगे, राइट? नहीं, जो जो आप आगे आएंगे वो दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कल अगर नहीं होंगे तो एक और कर लेंगे सेशन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ठीक है वो ना। बाकी जो रियल मॉक्स हो गए वो कब होगी मीन्स? वो देखो, वो एचआर मॉक्स कब होंगे वो मुझे नहीं पता, वो शेड्यूल करेंगे। मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करनी है कि मैंने आप लोग का मॉक इंटरव्यू ले लिया है और आपने कैसे कैसे परफॉर्म किया, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा सबमिट करना है। तो मेरा जो अप्रोच रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपने बारे में बताएंगे कि हमने ये काम किया है इस तरीके से। तो आपका प्रेजेंटेशन का, आपका कम्युनिकेशन किस लेवल का है, आप अपने आप को एग्जैक्टली अभी एक्सप्रेस। मेरे केस में सर जो मुझे 1 ईयर करियर ब्रेक आ गया, तो हाउ हाउ टू लाइक उसको कैसे कवर करना है, मींस नीड टू नो दैट अब। एक साल आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पर टारगेट कर रहे हैं, राइट? राइट। ठीक है, तो आपको एक साल के अनुभव में ये बताना है कि मैंने वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय की है, मैंने वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, मैंने सीक्वल सर्वर डेटाबेस डिप्लॉय किया है, और मैंने स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय किया है। ठीक है, फिर नेटवर्क साइड में आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, ठीक है। आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पे काम किया है, अपने एंट्रा आईडी पे यूजर्स एंड ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो ये 5-10 आइटम आपको सेलेक्ट करके इस पे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप इस पे बोल पाएं। जैसे मैंने आपको आज ही पूछ लिया, जैसे कि मुझे बताओ कि आपने एक साल में क्या
क्या क्या काम किया है। तो आपको ये बताना है कि मैंने कितने क्लाइंट हैंडल किए हैं, किस टाइप का काम मैंने किया है ना। तो इस तरीके से बट आपको अभी मेरे केस में क्या हुआ, ठीक है, अभी मुझे फ्रीलांस ऐसा कुछ मिस लाइक क्या बताने के लिए फ्रीलांसिंग किया, तो फ्रीलांसिंग में क्या क्या किया है, कैसे कैसे क्लाइंट्स वगैरह आते थे फ्रीलांसिंग के अंदर, क्या क्या उनको चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उसको कैसे सोल्यूशन दिए, वो चीज़ें होती है फ्रीलांसिंग में। हाँ। फ्रीलांसिंग में देखो, आपने अगर फ्रीलांसिंग उनका अकाउंट हैंडल किया है, तो आपने जैसे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है, लोगों की परमिशन, यूजर अकाउंट क्रिएट करना, उसको एक्सेस देना, उसकी परमिशंस कॉन्फ़िगर करना, उसको स्टोरेज अकाउंट पे एक्सेस देना, किसी को अच्छा टेम्परेरी एक्सेस देना है ना, वो अच्छा सिग्नेचर जो एसएएस परमिशन होती है वो कॉन्फ़िगर करना, है ना। SaaS permission। हाँ, और आपने डेवलपर को अगर वर्चुअल मशीन बनाई तो उसको कैसे एक्सेस दिया। ओके, आपने जैसे nginx इंस्टॉल किया उबुंटू पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कंडक्ट की, उसकी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया। अगर आप अगर ओएस साइड में अगर आप दिखाना चाहें कि मैंने लिनक्स पे काम किया है ना, शेल स्क्रिप्टिंग किया है, या आप वो कुछ दिखाना चाहते हैं वो बता सकते हैं। विंडोज सर्वर मैनेज किया है, उसके बारे में, उसका बैकअप मैनेज किया है आपने, ये बता सकते हैं। ओके, उसका अच्छा पीरियोडिक बैकअप किया, वो बैकअप सर्विसेज थोड़ी पढ़ लेना आप। ओके, कि कैसे अच्छा आपने किया था कॉन्फ़िगर। ठीक है, फिर आपका ले लो स्टोरेज अकाउंट है, तो स्टोरेज अकाउंट में आपने कंटेनर ब्लॉब क्या होता है, चलो मैंने ये पूछ लिया कि चलो ब्लॉब सर्विस क्या होती है, वो क्या करती है। ठीक है, उसका है जैसे अपना एक्सेस लेवल है, अलग अलग एक्सेस लेवल है, उसके बारे में बताइए। तो स्टोरेज का एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, वर्चुअल मशीन का एक डॉक्यूमेंटेशन, नेटवर्क साइट का डॉक्यूमेंटेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का, एंट्रा आईडी का। तो काफ़ी कुछ है बोलने के पास, बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो फ्लो आपको डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से कि मैंने ये सर टाइप अगर की हेलो। सर्विस। हम्म। सर अगर हेलो। डेवऑप्स के लिए यस ट्राई सर। करने बेसिक नॉलेज आना जरूरी है, मतलब अजूर का। हाँ, नहीं, ये सारा कुछ आना जरूरी नहीं है डेवऑप्स के लिए। डेवऑप्स के लिए कि वेब एप्लीकेशन, क्योंकि देखो हर कंपनी में क्या होता है कि कुछ कंपनीज में एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और डेवऑप्स एक ही होता है, और कुछ कंपनीज में एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है। ठीक है, तो आता है तो अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं आता है तो नहीं होगा। आप बोल मतलब सकते हैं कि डिटेल में करने का है तो डेवऑप्स ही करने का। कैन यू रिपीट प्लीज। सर मैं डेवऑप्स के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं डेवऑप्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँ कि दोनों दोनों रोल के लिए, मतलब नहीं एडमिन नहीं नहीं और। नहीं, फिर आप डेवऑप्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और बेसिक कॉन्सेप्ट एज्योर का भी क्लियर रखो। आप मतलब ऐसे बोल सकते क्वेश्चनिंग हैं। डेवऑप्स के। हाँ, आप इंटरव्यू में ये भी बोल सकते हैं कि देखो मैंने स्टोरेज पे काम किया है, लेकिन एट द मोमेंट मुझे सब कुछ याद नहीं है। ये भी बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो कि मुझे बेसिक याद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरेज पे मतलब मास्टर ही किया हुआ हूँ। तो सामने इंटरव्यू वाला भी समझता है कि आपका कोर एरिया डेवऑप्स है, मैंने ज़्यादा एम्फेसिस उस पर किया है, लेकिन स्टोरेज हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है, तो वो कॉन्फ़िगर करके देता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। सर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछा है, प्रीवियस कंपनी तो आर्बोर हाँ, आर्बोर दी। बोलिए ना, अगर आर्बोर आपको दे रहा है तो। ठीक है, यस शुभम, यू वर हैविंग एनी क्वेश्चन। यस सर। सर मतलब ऐप सर्विस पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्टली? जैसे डिप्लॉयमेंट किया, अगर ऐप सर्विस पे आपने किस टाइप की एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया वेब ऐप पे, ठीक है, वो बन सकता है। स्टैटिक वेबसाइट पे अगर काम किया तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक आपको एक चीज के बारे में नहीं पूछ के पकड़ के बैठेंगे वो, आपको अलग अलग चीज पूछेंगे। जैसे कि आपने अगर ऐप सर्विस पे भी काम किया है, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया है, वेब ऐप आपने कैसे कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्या आपका है ना, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि वेब ऐप आपने बनाई है, किस टाइप की वेब ऐप आपने होस्ट की है। ठीक है, उसमें बनाते तो क्या क्या है, जैसे कि आपको रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए, वेब ऐप का यूनिक नेम होना चाहिए, कोड और कंटेनर है तो ये ऑप्शन आपको पब्लिश करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये है। ठीक है, अलग अलग रीजन हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे लिनक्स प्लान या ऐसा कुछ अगर सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। तो प्राइसिंग प्लान हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्राइसिंग प्लान होते हैं। ठीक है, जोन रिडंडेंसी हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर यहाँ डिप्लॉयमेंट में अगर आपको कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर करना है, आप इनेबल कर सकते हैं आपके गिटहब अकाउंट के साथ में। ओके, यहाँ पे
ठीक है। ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, अगर एप्लीकेशन की सेटिंग में बेसिक ऑथेंटिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। नेटवर्किंग के बारे में आप, तो ये जो टेप्स है ना, इनको अच्छे से समझ लेना। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें ये दिया हुआ है, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे आपको आएगा सब कुछ। यहाँ पे क्लिक करेंगे सब बताएगा। देखो, डिप्लॉय एन ऐप सर्विस यूजिंग गिटहब एक्शंस, ये भी कर सकते हो आप। गिटहब एक्शन के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हो। देखो पूरा एक्सप्लेन ही किया हुआ है इसने, पूरा प्रोसेस। ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, तो सब कुछ मिलेगा आपको इधर, टेंशन नहीं है। हाँ वेब ऐप के बारे में है ना, ये देखो आप बेसिक टैब पे गए, लर्न मोर पे क्लिक किया, ये पूरा बताएगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो आप मतलब कुछ टेंशन नहीं लेना है। ये देखो ऐप सर्विस डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ना है जितना पढ़ना चाहो पढ़ो आप। ठीक है, क्विक स्टार्ट वगैरह भी दिया है। देखो ASP.NET, अगर अगर आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने ASP.NET एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, तो ये देखो क्विक स्टार्ट ASP.NET डिप्लॉय एन ऐप कैसे किया है। यहाँ से आप स्ट्रेटेजी बनाओ। एजियोर पोर्टल से करना है, ठीक है, एजियोर पोर्टल से कर सकते हो। ठीक है, पब्लिशन ऐप, क्रिएटर ऐप, पब्लिशन ऐप, अपडेट, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। देखो स्टेप बाय स्टेप, क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऐसे क्रिएट हो जाएगी। .NET 8 वाली, 4.8 वाली, है ना। यहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया है सब, क्या चाहिए, ठीक है, सब कुछ है। इतना बोलोगे आप तो ये देखो रिसोर्स, ये हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय कर दिया है ना। ऐसे इस तरीके से कैसे डिप्लॉय किया, ये देखो गिटहब अकाउंट के साथ में किया है, एक कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इनेबल किया है। आपको क्या बोलना है, यही एग्जांपल आपने ले लिया तो आपका इंटरव्यू क्लियर है इसमें वेब ऐप में। देखो क्या करते हैं सर मतलब हम जो हम्म मतलब जो ये 4-5 सर्विसेज है वही उस पर हाँ स्टिक रहने, मतलब जो देखो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। एग्जैक्टली आपने देखो एक साल में आपने कोई मतलब ऐसा कोई मिराकुलस काम तो किया नहीं है। तो एक साल में कितना काम किया होगा आपने, .NET कोर एप्लीकेशन डिप्लॉय की होगी, रिएक्ट की होगी, डेटाबेस कर ली होगी, स्टोरेज बना लिए होंगे, उनको मैनेज कर लिया होगा, 25-50 यूजर को एक्सेस परमिशन दे दी होगी अलग अलग तरीके की। ठीक है, एंट्रा आईडी मैनेज कर ली होगी। और कितना काम कर लेगा बंदा 12 महीने के अंदर, या 18 मंथ के अंदर, कितना काम कितना सीख लेगा आदमी। ओके, तो उतना ही तो हाँ बोल पाएगा वो। तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक होती है। लेकिन ये होता क्या है कि हम अगर सब कुछ कवर करने गए तो कुछ भी कवर नहीं होना है। इसलिए आपको कुछ चीजें पकड़ के, जैसे कि इन्होंने पूछा कि मुझे वेब ऐप के बारे में बोलना है तो कैसे, तो ये एक आपने वेब ऐप पकड़ लिया, चलो एक कोर कंपोनेंट। तो कई लोग तो 2-2 5-5 साल से वेब ऐप ही डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके, मीन्स वो वेब ऐप बनाते हैं, उन वो डेवलपर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करने करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर उनको टास्क देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर वो उनको बोलता है कि ये वेब ऐप डिप्लॉय करनी है, वो डिप्लॉय करता है मैन्युअली। यही काम है उनका, उनका तो CI सर CD मतलब रेडी। हम्म। सर मतलब अगर कोई हमने बोला कि इंटरव्यू इंटरव्यू में हमने बोला कि हमने सिर्फ एक ही सर्विस पे काम किया है, तो फिर हम्म। इंटरव्यूअर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, लेकिन आप एक क्यों बोलेंगे, कम से कम 2-3 तो बोलो। नहीं, अगर सपोज ऐसा होता है। हाँ नहीं, अगर आपको ऐसा होता है तो देखो मैं उसमें ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ऐसा होता है कि आपने ASP.NET वेब ऐप पे ही काम किया है और डेटाबेस सर्विस पे काम हम्म, किया है, ठीक है, इस टाइप का ही काम मिला आपको अभी तक, एक साल से आपका यही हो रहा है, ठीक है। और कई लोगों के साथ में प्रैक्टिकली होता भी है ऐसा। उसका रीजन ये है कि उनकी कंपनी यही काम करती है, तो उसमें आपकी गलती हाँ नहीं, उसमें कंपनी कोई ने वही फर्क काम नहीं दिया तो था। आप कैसे काम करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली आई हैव वर्कड ऑन दिस, बट आई एम ईगर टू लर्न मोर एंड आई नो द कॉन्सेप्ट अबाउट अदर सर्विसेज एज वेल। डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए, यस। ठीक है। तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपने जानबूझ के एक पे काम किया, आप तो उतना ही काम करेंगे जितना कंपनी काम देगी। चलो हाँ आपको हाँ जैसे कि अगर ले लिया कि डेवॉप्स में भी आपको इंजीनियर किसी ने हायर कर दिया। अब उस कंपनी के पास में, बेचारे के पास में काम ही .NET कोर एप्लीकेशन को CI/CD से डिप्लॉय करना है। तो आप क्या कर सकते हैं फिर, आप थोड़ी ना रिएक्ट पे डिप्लॉय सीखेंगे, या कोई और एप्लीकेशन पे डिप्लॉयमेंट का चांस लेंगे, क्योंकि आपका तो प्रैक्टिकली काम उसी पे है, तो वही करेंगे आप, ठीक है। तो इट कैन हैपन, यस सर। इट इट इज टोटली फाइन। जैसे कि आज मेरे पास में एक बंदा आया था, उस वो खाली पाइथन में ही बहुत स्ट्रांग है, उसको कुछ नहीं आता उसके अलावा, नथिंग एट ऑल, पाइथन ही आता है बस, कुछ भी नहीं आता उसके अलावा। मतलब पाइथन में इतना स्ट्रांग है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के ये सारी फाइल्स फाइल्स सारी रीड करता है, वो सब कुछ करता है।
मतलब पाइथन की स्क्रिप्ट से बना बना के, मतलब जीनियस है वो पाइथन में, लेकिन दूसरा कुछ नहीं आता है उसको, पाइथन में ही स्ट्रांग है बस, दैट्स इट। अब क्या करेंगे उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब एक्सपोजर ही नहीं है उसको, कंपनी उसका काम ही वही है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। बट पाइथन में तो एटलीस्ट स्ट्रांग है ना, एक चीज तो पकड़ा ना अच्छे से उसने, उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर सकता है वो। ना उसको डेटाबेस के बारे में पता है, ना उसको और कोई लाइब्रेरी क्या होती है उनके बारे में पता है, ना उसको क्लाउड सर्विस के बारे में पता है, ना कुछ और पता है, बस पाइथन ही पता है। तो ऐसे होते हैं प्रोफाइल, तो उसकी कंपनी वो, और वो 2-3 साल से काम कर रहा है वहाँ पे, और अच्छा स्ट्रांग है, मतलब पाइथन में आप कुछ भी दे दो वो जीनियस बंदा है। तो ऐसे होते हैं कुछ कि जिनको एक्सपोजर ही एक ही सर्विस में मिला है, तो वो क्या कर सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी, यस सर कल तो आप कैसे बताएंगे सर एक्सपीरियंस में, तो फ्रेशर हूँ मतलब कोई काम नहीं किया है, तो कल क्या बताएं मुझे कैसे कल वर्क तो किया है। कल तो मेरे से ही बात होने वाली है ना आपकी, मुझे तो बता हाँ हाँ सकते हो, यस यस। दूसरे को नहीं बताना है। अपना अपना ऐसे ही मीटिंग होता है जैसे अपना हो रहा है, नथिंग। ओके मॉक इंटरव्यू में कोई मींस कोई और नहीं आने वाला है, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, हम वो ओके प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैं इंटरव्यू, मतलब एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा, मैं कल आपको बोलने का मौका दूंगा, आज मैंने बोला है ना तो उसका बदला लूंगा कल मैं। ओके, ओके मतलब ओके कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैं आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू लेके आपको मतलब वहीं पे डांटने वाला हूँ या ऐसा कुछ है, मतलब आपको मैं एक चांस दूंगा, सो यू कैन हाउ यू विल स्पीक, अगर कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है मैं उसमें हेल्प करूंगा आपकी। ओके। कोई हाँ कोई गलती हो रही तो बताए क्या कैसे बोलना क्या हाँ हाँ, जैसे कि ओके मैं आपको बोलता हूँ कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, तो कल वही करने वाले हैं, तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सब साथ मिलके, कि कैसे हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम में कोई कमी है तो हम उस पर कैसे प्रैक्टिस करके और अच्छा इंप्रूव करेंगे, ताकि जब रियल इंटरव्यू हो तो हम वो गलती ना दोहराए बस। ओके। Fine, sir. ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन। लुक्स गुड, फाइन। तो सभी तैयार हो जाओ, और अपना अपना थोड़ा, जब एचआर साहब का इंटरेक्शन हो तो अपना इंटेंशन बता देना कि मुझे ये वाले प्रोफाइल पे जाना है, ज़्यादा फोकस करना है। और जब रिज्यूमे बनाए तो उसमें भी आप रिज्यूमे अपना खुद का रिव्यू करना, क्योंकि देखो एचआर वाले जो हैं उनको नहीं पता है कि आपके रिज्यूमे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वही ये पूछना प्रॉब्लम। रिज्यूम वगैरह कब मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस मेंशन करके रखी है कि ये प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें होगी। इवन इन्होंने ग्रुप में भी डाला है चीजें ये। हाँ, क्या बोला उनमें। तो एक मिनट, जस्ट मैं प्रोसेस हाँ बताता हाँ हूँ। इन्होंने लिखा है क्या, प्रोसेस लिखा है, प्लेसमेंट प्रोसेस, एचआर राउंड, मॉक इंटरव्यू, सीवी प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, तो ठीक है सीवी जस्ट। प्रिपरेशन। हाँ नहीं, बट ये सीवी प्रिपरेशन में लास्ट वाला ऑप्शन डाला है ना भाई। एक जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं मुझे पूछने कब मिलने वाला है सीवी है। तो ये तो आपको उनसे ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम पूरी अलग है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। बट आप उनके साथ में जो भी है क्लियर बात करना, जैसे सीवी प्रिपरेशन का अगर आपका होता है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरी सीवी में मुझे ये सर्विसेज पे एम्फेसिस करना है ना, Right. मुझे ये क्या सर्विस मेंशन एग्जैक्टली करना। क्या होगा सर, पता है क्या एग्जैक्टली? फॉर एग्जांपल वी हैव अवर रिज्यूम विद अस, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हम वो चीजें बेटरली एक्सप्रेस कर पाएंगे जो हमने रिज्यूमे के अंदर लिखा है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, सही है, तो वो आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, आपका जब एचआर इंटरेक्शन होगा ना ठीक है। उसमें आप मेंशन करिए, उनको बताइए कि हमें हमारे रिज्यूमे में हम चाहते हैं कि हमारा रिज्यूमे पहले हो, तो वो मना नहीं करेंगे उसमें, उसमें कोई ऐसा फिक्स प्रोसेस नहीं है या रिजिड ऐसा नहीं है। आप नहीं नहीं, बोल जस्ट सकते हैं मैंने वही जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताया था आपको कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेंशन किया है चीजें। हम्म। अच्छा, तो मैं ये मैसेज देखा नहीं, मैं देखता हूँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट पॉलिसी नहीं, ये। वो कुछ चला नहीं छोड़कर मतलब गया है। मॉक के मैंने हम्म। मैंने जब पूछा था ना एचआर को कि सीवी प्रिपरेशन वगैरह, तो मॉक हाँ, इंटरव्यू के बाद ही होने वाला है। ठीक है, मॉक के का बात करने दो, लेकिन मॉक में ही अपनी इंटेंशन बता देना ना उनको, आप उनको बनाने दो, कोई हम्म बात नहीं। देखो सीवी तो आप भी बना सकते हो, सीवी में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन सीवी हम्म। सीवी वो जो बना रहे हैं उसमें आपका इनपुट भी आप डलवा देना, कि मेरा इंटेंशन ये है तो मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि मुझे अगर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पे फोकस करना है,
तो मैं रिज्यूमे में लिखूंगा कि मैंने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करना है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर भी एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर रिज्यूमे टेम्पलेट। 2 टेम्पलेट स्टडी करोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। देखो देखते हैं किसी की टेम्पलेट देखते हैं, जैसे कि इसको करते हैं मैक्सिमाइज। यस, प्रवीण कुमार, मोबाइल नंबर भी दिया है, ओके। बिल्ड, ठीक है, क्या काम किया है देखो, ये समरी। इंटेंट टू बिल्ड करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू बी चार्ज विद लीडिंग कॉरपोरेट एंड हाईटेक, चलो जो भी है, ये तो ऑब्जेक्टिव है इसका करियर का, ठीक है। समरी में क्या लिखा है? वर्कड ऑन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजिंग सर्विसेज बोथ ऑन एज्योर एंड AWS, चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोफाइल लिख दिया। एक्सपीरियंस इन कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग सर्विसेज। अब इसमें मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक तो रोल निकाल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये तो सब में कॉन्फ़िगरेशन होता है। मॉनिटरिंग सारी सर्विसेज की होती है। ट्रबल शूटिंग भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ करनी पड़ती है। डिप्लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर एज प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। तो ये दोनों हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में आपको पता है वर्चुअल मशीन आती है, प्लेटफॉर्म में वेब ऐप, स्टोरेज, ये सब आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑन एज्योर साइट रिकवरी, ये एडिशनल इसने काम किया है, जैसे बैकअप एंड साइट रिकवरी वाला जो प्रोसेस होता है उस पर काम किया है। वर्क ऑन बोथ विंडोज़ एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म, इतना ही तो लिखना है इसमें, क्या है, ठीक है। हैव अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरगोइंग सेल्फ ट्रेनिंग एंड पावर सेल पे काम किया है, सीधी सी बात है। नॉलेज ऑन एज्योर AWS नेटवर्किंग, वीनेट, VPN, पीयरिंग, ये वीनेट टू वीनेट कनेक्शन, ये साइट टू साइट कनेक्शन, इस पे काम किया है। लोड बैलेंसर पे काम किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो यही सब कुछ काम किया है वो। देखो इतना सा लिख दिया इसने, ये पॉइंट्स बना दी समरी में। जिस पे अपना फोकस करना है वो यहाँ लिख देना। फिर आएगा आपका स्किल्स। तो HR भी यही सही रिज्यूमे बनाएगा, HR कोई स्पेशल नहीं बनाने वाला, यही कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ होगा। टेक्निकल स्किल पे आपको लिखना है, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स ऑन द डेवऑप्स टूल, ठीक है। डेवऑप्स पे इसने हाईलाइट किया है, इसको डेवऑप्स से एक्सपोजर होगा। हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन डेवऑप्स टूल लाइक CI/CD, एज्योर डेवऑप्स, ठीक है। हैविंग एक्सपीरियंस डोकर एंड कुबरनेटीज, ठीक है। हैविंग नॉलेज ऑन गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, एनसिबल पे भी काम किया है इसने, मावेन पे काम किया, डोकर पे काम किया, जेंकिन, जो पे काम किया वो यहाँ मेंशन किया इसने। तो हमने जो सर्विस पे काम किया वो मेंशन करनी है। टेक्निकल स्किल ऑन एज्योर क्लाउड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, एज्योर स्टोरेज, सब तो पढ़ा है हमने, यही तो सब कुछ है, ठीक है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पे एंटर ID लिख देना है। एज्योर सब्सक्रिप्शन, एज्योर पॉलिसीज, एज्योर DNS, ठीक है। एज्योर लोड बैलेंसर और होटल स्कॉलिंग, तो जो पे आपने काम किया वो यहाँ मेंशन कर देना। फ्रिक्वेंटली टेकिंग द बैकअप ऑन बोथ DB स्नैपशॉट, और बैकअप वाले पे काम किया, एज्योर पावर सेल पे काम किया। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो कितना है, ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं होता है अपना रिज्यूम में। एक आध और देख लेते हैं, लेट्स सी। पीटर रॉबर्ट भाई का देखते हैं, चलो रॉबर्ट, ओके। क्या चीज़ है ये, जो रेडियोलॉजी, और ये कहाँ से आ गया, नहीं गलत आ गया है रिज्यूमे। रेडियोलॉजी कहाँ से आ गया एज्योर में, एज्योर एडमिन रिज्यूमे सैंपल, लेट्स सी, ये वाला देखते हैं। ऐसा टेम्पलेट तो मैंने किसी का देखा भी है शायद, ये बहुत कॉमन है। नेम लिख दिया एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, चलो। हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सपीरियंस एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर TCS लिमिटेड, ठीक है। ये डेट से फ्रॉम टू लिख दिया, और यहाँ पे थ्रू दिस कंपनी आई परफॉर्म द रोल ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर एज्योर एंड नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। देखो इसने, ये इस टाइप के भी बनाते हैं कुछ लोग, बट आई एम नॉट श्योर कितना इंप्रेस होते हैं। बट जैसे कि ये बनाया देखो, ये पाइपलाइन जैसा बना रहा है, मीन्स ये जो प्रोग्रेस बार जैसा बनाते हैं। विंडोज़ एंड लिनक्स पे पूरा आता है, ठीक है। नेटवर्किंग अच्छे से आता है। एज्योर CLI थोड़ा सा कम आता है। डोकर थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, 25%, ये जितनी लाइन फिल है ना उतना ही नॉलेज है। पावर सेल इतना आधा हाफ आता है। बेस स्क्रिप्टिंग आता है। ARM टेम्पलेट्स पे काम किया हुआ है, इतना आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग 100%, हैंड्स ऑन मेंटेलिटी 100%, फोकस्ड
मल्टीटास्कर 100%, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल, टीम प्लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से भी बनाते हैं, बट तो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता है, क्योंकि ये बाहर से पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपको किस में कितना आता है, आप पहले ही इंटरव्यूअर को बोल रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि आपका मतलब डोकर पे पुअर पॉइंट है, तो यहाँ दिख रहा है उनको कि हाँ ठीक है आता है, मतलब इतना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्सपीरियंस में क्या लिखा है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंडक्ट की इस बंदे ने। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एज्योर सर्विसेज, सिंपल लाइन है, एज्योर सर्विसेज। अब इसने ये एलेबोरेट नहीं किया कि कौन कौन सी सर्विस है, बट एज्योर सर्विसेज डिप्लॉय किया, ठीक है। ट्रांसलेट बिजनेस रिक्वायरमेंट टू टेक्निकल, मतलब ये प्रपोजल वगैरह में काम कर रहा होगा, तो जहाँ बिजनेस रिक्वायरमेंट मिलती है हमें ये करवाना है, तो वो टेक्निकल डायग्रामिंग वगैरह थोड़ा बहुत करता होगा। असिस्ट विथ ऑल स्टेजेस ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, तो उनको असिस्ट करता है, डेवलपर जो जो काम करते हैं जैसे डिप्लॉय करते होंगे या, तो उसमें ये असिस्ट करता है। मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शंस, हो सकता है एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ये मैनेज करता होगा। मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट यहाँ पे एक लाइन आइटम है ये भी। मैनेज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC वाला है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके इसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपका इम्प्लीमेंट एज्योर बैकअप, डिप्लॉय मैनेज वर्चुअल मशीन। तो ये रिज्यूमे में ये इतना लिख दिया तो एक पेज तो आपका फिल हो गया वैसे भी। फिर नेटवर्क एडमिन की अगर आपका कोई एडिशनल स्किल है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे इसने मेंशन किया है यहाँ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए एज्योर डेवऑप्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपने एज्योर डेवऑप्स की तरह भी काम किया, तो यहाँ मेंशन कर लीजिए। अगर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसको बड़ा लिखना है तो एज्योर डेवऑप्स ऊपर लिख लीजिए, और अगर एज्योर डेवऑप्स टारगेट करें तो एज्योर डेवऑप्स को ऊपर लिखिए, तो छोटे से में एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का लिखिए, ताकि आपको ये पता चलेगा आपका वेटेज इस पे, जो प्राइमरी फोकस है वो ऊपर लिखना, जो सेकेंडरी फोकस है वो नीचे लिखवा लेना HR से बोल के, ठीक है। इस तरीके से करवा लेना आप। तो ये भी एक अच्छा टेम्पलेट है, इससे भी हमें समझ में आता है। अगर 5 टेम्पलेट पढ़ लोगे तो वैसे आइडिया हो जाएगा कि ये, तो आपको जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको ये बोलना है कि मैं इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एज्योर डिफरेंट सर्विसेज लाइक स्टोरेज डेटाबेस, ये वो जो भी बोलना है, ठीक है। फिर हमारी जैसे कि कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आती है उसको हम टेक्निकली लिखते भी थे, स्कोप भी करते थे, वो सब कर सकते हैं। फिर हम डेवलपर के साथ में बैठ के उनके साथ में उनके डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी बनाते थे, उनका कोड डिप्लॉय करने में उनकी असिस्टेंस देते थे उनको, परमिशंस कॉन्फ़िगर करने में, या विंडोज़ की कोई अगर सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है तो वो उसमें हम हेल्प करते थे। फिर हमारे कंपनी में जैसे कि 4-5 सब्सक्रिप्शन थे उनको मैनेज करते थे, अलग अलग टेनेंट्स थे उनको मैनेज करते थे, हमारे कस्टमर के सब्सक्रिप्शन मैनेज करते थे, ठीक है। हम फिर उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं उसके लिए रिसोर्स ग्रुप भी बनाते थे। फिर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए हम उनको एक्सेस कंट्रोल कई बार हमें देना होता था, या डेवलपर के लिए एक्सेस कॉन्फ़िगर करना होता था, वो करते थे, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट मैनेज करते थे, तो अलग अलग क्लाइंट के लिए स्टोरेज अकाउंट मैनेज करते थे, उसके लिए परमिशंस कॉन्फ़िगर करते थे, वो सब, ठीक है। कुछ एज्योर के लिए बैकअप भी करते थे हम, उस उन वर्चुअल मशीन में हम लिनक्स और ये वाला काम भी करते थे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो रिज्यूम में तो बहुत सारे, अच्छा एज्योर डेवऑप्स का भी है, आपको इसी तरीके से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ये देख सकते हो। ओके, और इसमें से कुछ हाइलाइट्स अपने को निकालना है जो आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जिनके साथ में, जिन सर्विसेज के साथ में आप मोर कंफर्टेबल है, यू कैन स्पीक अबाउट देम, उनको हाईलाइट करके बताना है। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो कल हम एक करेंगे प्रैक्टिस इंटरव्यू, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अपना रिज्यूमे आप खुद भी बना सकते हो, HR को बनाने दो, यू कैन मेक योर ओन एज वेल, ठीक है। एक बना के रखो अपना भी बैकअप, और चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो ऐसा, HR को करने दो, उनका काम वो कर रहे हैं, अपना काम आप शुरू कर दो, स्टार्ट हो जाओ। तो हो सकता है एक आध कॉल आ जाए, तो 1-2 इंटरव्यू फेल भी हो गए तो वो एक प्रैक्टिस इंटरव्यू की तरह काम आएगा। जरूरी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना है। हम लोग को 1-2 फेलियर चाहिए ताकि हम उस पर बिल्डअप कर पाए। ऑन टॉप ऑफ दिस फेलियर्स यू विल बी एबल टू लर्न मोर एंड परफॉर्म इन एक्चुअल वन। तो 1-2 अगर ऐसे वैसे है तो अप्लाई करके देख लो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, रिज्यूमे बनाओ, कोई बात नहीं गलत बने जैसे भी बने, और अप्लाई करके देख लो, 1-2 प्रैक्टिस कॉल हो जाएगी आपकी, किसी को ज़रूरत होगी फ़ोन करेगा, लेट्स सी। ओके।
तो लेट्स प्रिपेयर फॉर टुमारोज इंटरव्यू एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो हाँ, आज काफ़ी टॉक हो गई है और इजी है आपके पास। आप 1 महीने का टारगेट बनाओ कि मुझे इंटरव्यू इस तरीके से प्रिपेयर करना है और मुझे ये जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिस्टेक है उसको अवॉइड करनी है। और काम तो आपको आता ही है, आप ये मान के चलो कि काम आप कर लोगे। ये मत सोचो कि अरे यार कैसे होगा, नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, थोड़ा गाइडेंस मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बन कर लेंगे। ठीक है, वो चिंता मत करो। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो चिंता करो। ओके, ऑल राइट, ऑन दैट नोट वी कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं कल, और कल हम शॉर्ट रखेंगे 10-10, 20-20 मिनट का, हर एक को स्लॉट देंगे। तो थोड़ा स्पीकिंग का प्रैक्टिस करके आना एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। तो कोई बात नहीं, आपको जैसा आता है वैसा बोलना। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ओके, सो वट एवर यू कैन स्पीक, वट एवर यू हैंडल, 4-5 सर्विसेज के बारे में बोल के दिखाना कल, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। एंड देन मे बी विल डू 1 more सेशन इन नेक्स्ट वीक, और मे बी विद द HR दे विल डू एंड देन विल डू। तो हम लोग कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट, सी यू टुमारो देन, बाय बाय।